बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ग्लोबल मार्केट्स की हम जब बात कर रहे थे तो वहां से तो एक अच्छी रिकवरी आपको कल देखने को मिली, रीबाउंड देखने को मिला। नैस्डैक में इनफैक्ट एक अच्छा रीबाउंड था दो सारे इंडाइसेस में। और इनफैक्ट पहले थोड़ा सा मॉर्निंग मानसी मॉर्निंग अजय अल्फाबेट के स्टॉक प्री ओपन में तो ज्यादा फॉल था, लेकिन बाद में वो संभले 2% तक की गिरावट आई। अब अर्निंग्स पर तो फोकस पूरा है वहां पर बड़े नंबर्स भी आने हैं, बैंक्स के भी आ गए। तो देखिए बैंक्स के नंबर्स शुरू हो चुके हैं, अभी चल रहे हैं और कल भी जो नंबर्स आए वो खराब नहीं है, लेकिन बड़ी कहानी वो नहीं है जो अभी आधे घंटे पहले जो बड़ी कहानी ब्रेक हुई है। और मैं अपने टिकर वालों को बोलूंगा कि वापस से एक बार चलाएं। वो इतनी बड़ी कहानी है क्योंकि ज्यादातर लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। 4% का एक्सपेक्टेशन था चाइना का, 4.5% का जीडीपी डेटा आया है। और ये कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, ये यूएस से बराबर की है। 10-15% का फर्क रह गया है। यूएस का डेटा वीक आया था, आपको याद होगा, लेकिन चाइना ने अपने Q1 जीडीपी का डेटा 4.5% दिया है। 4% के अनुमान के आगे ये बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रिगर है। इसके अलावा भी अगर आप दूसरे मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखें, चाइना के रिटेल सेल्स देखें, सारे डेटा बहुत मजबूत आए। इससे आपका ये डर कम हो जाएगा कि ग्लोबल ग्रोथ जो है स्पाइरलिंग। तो आज आईटी स्टॉक्स में रिबाउंड हो सकता है, इंडिया में पॉइंट हुआ है। दूसरा मेटल स्टॉक्स में रिबाउंड हो सकता है ग्लोबली। इनफैक्ट कल एक खबर आई भी थी, अजय आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बिटवीन, कि चाइना के डिमांड स्लो डाउन के चलते वहां डीजल की डिमांड घटती चली जा रही है। तो बार-बार ये कंसर्न जो इकोनॉमिक स्लो डाउन के हैं वो वरीज तो क्रिएट कर रही है। तो ये जो डेटा है ना वो बहुत सारे वरीज को एक तरह से रिलीफ करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप यूएस में देखें तो यूएस में एक डिवीजन सा हो गया। एक हिस्सा सोचता है कि हायर फॉर लॉन्गर रह सकता है, जो बेरिश वाला हिस्सा है बाजार का। जो बुलिश हिस्सा है वो ये सोचता है कि साहब ये देखिए कितना वीक डेटा आ रहा है यूएस का, अब ये फेड का हाथ रोक देगा। अभी जो है ना माहौल, ये वाला जो सेकंड पार्ट मैंने बोला कि वीक डेटा, इकोनॉमिक डेटा यूएस में जो आ रहा है वो फेड का हाथ रोकेगा, वो लोग हावी हैं। इसीलिए आपको डाउ जो है नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 34,000 पे आ गया। तो यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट में एक बहुत अच्छा माहौल है। डाउ नीचे से उछल के बंद हुआ, आपका छोटे मोटा गेंस आपको नैस्डैक में नजर आया, लेकिन लार्जर पिक्चर ये है कि अप ट्रेंड जारी है अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज चाइना जीडीपी और चाइना जीडीपी के बियॉन्ड जो इंटरनल्स आए वो सब हावी रहेंगे। और मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट में जो एक रिस्क ऑन का माहौल बन रहा है वो थोड़े दिन जारी रह सकता है। चलिए, तो बिल्कुल रिस्क ऑन का माहौल कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। निचले स्तरों से विदेशी बाजार में रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन आज की बड़ी खबर है चीन के जीडीपी आंकड़े जो कि उम्मीद से बेहतर नजर आए हैं। आइए 4 बड़े ट्रिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट्स का भी जायजा लेंगे। ग्लोबल मार्केट्स को टच बेस किया हमने, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बीच हमने डाउ में कल क्लोजिंग देखी और एसडेक्स निफ्टी की अगर बात करें अब तो सेटल होने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे हल्का सा दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन एशियाई बाजार पर इस वक्त शुरुआती 1 घंटे में नजर जरूर रखनी होगी। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट्स की बात अगर करें, नतीजों के सीजन की बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है और एफएनओ स्पेस में अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स आ जाने वाले हैं। इसके अलावा टाटा कॉफी, क्रिस्टल और स्कैफलर इंडिया जैसी कंपनियां कैश में अपने नतीजे आज जारी करने वाली हैं। बीएचईएल जैसे स्टॉक पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी और इस पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं और ये लगातार ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर आ रहे थे, लेकिन अब पॉजिटिव रेडार पर आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर्स लगातार बीएचईएल और उसके कंसोर्शियम को मिल रहे हैं और इस वक्त एंटीक की जो ताजा अपग्रेड की रिपोर्ट आई इसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और अंत में आईपीओ मार्केट में भी लिस्टिंग की तैयारी। एवलॉन टेक्नोलॉजीज की इश्यू प्राइस जो है यहाँ पर 436 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया, तो इस लिस्टिंग पर भी खास तौर से नजर रखेंगे। लेकिन चलिए भारतीय बाजार में कल के सेंटिमेंट्स को अगर समझें, अजय गुड मॉर्निंग, जिस तरह से हमने देखा निचले स्तरों से वहां पर भी अच्छी खरीदारी आई, मेटल आईटी पर नजर रखने की बात आपने की, लेकिन चुनिंदा सरकारी बैंक्स में भी हमने अच्छी मजबूती देखी। तो क्या अब सारी नजरें एसबीआई की तरफ होनी चाहिए? पहले ये बताइए कि आपने 2 बार गुड मॉर्निंग क्यों किया? अभी तो हम लोगों ने गुड मॉर्निंग किया था। आज आपका मन कहाँ पे है? आपका ध्यान कहीं और है, आज शो पे नहीं है। नहीं, ये गुड मॉर्निंग है भी क्योंकि बाजार में डबल बूस्टर आ रहा है। एक तो ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे हैं, दूसरा एफआईआई के सेलिंग कम हो गई है और बाजार में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है। आपको याद होगा सुबह हम डिस्कस कर रहे थे अपने व्यूअर्स के साथ भी कि बाय ऑन डिप्स का रुझान जारी है। क्या शानदार रिकवरी आई है जी। कल अगर आप देखिए इंटरडे लेके आइए डॉक्टर साहब, इंटरडे बैंक निफ्टी और निफ्टी लेके आइए, करीब 130 पॉइंट निफ्टी इंटरडे रिकवर हुआ और करीब 450 पॉइंट बैंक निफ्टी इंटरडे रिकवर हुआ है। यानी बाय ऑन डिप्स का रुझान जारी है। और मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी तो हरे निशान में आ गया था जी, कि अगर आप आईटी स्टॉक्स का कल का प्रदर्शन हटा दें एक बार के लिए तो बाजार बहुत हेल्दी था। एक्चुअली बाजार में बहुत सॉलिड तेजी आई।
रिलायंस इंट्राडे रिकवर हुआ, प्राइवेट बैंक्स इंट्राडे लेके आइए, प्राइवेट बैंक गेनर्स, रिलायंस इंट्राडे लेके आइए, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लेके आइए, बहुत प्यारा रिकवरी आया। और इसीलिए ये देखिए अब ये आप कह सकते हैं कि 4200-800 के आसपास नियर टर्म क्या कहते हैं रेजिस्टेंस बन सकता है, लेकिन रेंज खेलिए आप 41,800 42,500 के आसपास एक बैंक निफ्टी की रेंज बन गई है। और कल आपको गैप डाउन मिला वो रेंज खेलने के लिए। सिमिलरली अगर हम निफ्टी की बात करें तो 17,300-400 नियर टर्म टॉप बनना चाहिए, हायर टॉप जिसे टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं। और ऊपर के हाल पे 17,800 17,900 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन कल आपको आईटी की वजह से बहुत बढ़िया एक गैप डाउन मिला था और वहां से एक 130 पॉइंट का गेन आया। एक और बात मैं बता दूं आपको, देखना बहुत जरूरी है, क्वालिटी मिड कैप्स में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कल आप मिड कैप इंडेक्स लेके आइए, मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां पे काफी अच्छी बाइंग हुई है। और बाजार को देख के लग रहा है कि थोड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आईटी में हुई थी। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग का डेटा अगर निकाल के लाए, ये देखिए डेज हाई पे बंद हुई है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। तो अपने चुनिंदा क्वालिटी स्टॉक्स जिसमें अच्छे नंबर्स हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी, उन्हें छोड़िए मत। बाजार ने तो काम करना शुरू कर दिया, ट्रेन निकल चुकी है। अब आप कह सकते हैं कि सब पूरी सर्टिनिटी आएगी तब मैं पोर्टफोलियो बिल्डअप करना शुरू करूंगा, पूरी सर्टिनिटी आएगी तब तक मिड कैप स्मॉल कैप कई डबल हो चुके होंगे और इंडेक्स यहाँ से 25% चल चुका होगा। बिल्कुल। तो मेरा ये व्यू अभी भी मैं कायम रखता हूँ। आज मैं मेटल्स पर ध्यान रखूंगा, पीएसयू बैंक्स पे, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आया है। और आपका आईटी स्टॉक में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ का मामला सुधरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तो ऑल इन ऑल मार्केट का जायजा हुआ, लेकिन पूना वाला फिनकॉर्प पर जो हमारा ध्यान गया था 9 मार्च को ही, अब देखिए खबर की पुष्टि हुई है। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है ये स्टॉक, आपको फोकस में रखना भी चाहिए। हमने आपको 9 मार्च को बताया था एक ब्लॉक डील आने वाली है और कल ये ब्लॉक डील हुई। ये ब्लॉक डील फॉर्मर प्रोमोटर्स जो पूना वाला के थे, जो पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जाती थी कंपनी, चावड़िया जी ने कल 1.25% स्टेक बेचा। प्लूटस वेल्थ और एबी बिरला म्यूचुअल फंड, लेकिन प्लूटस वेल्थ मैं खास तौर पे बताऊंगा कि प्लूटस वेल्थ जब स्टॉक लेता है कोई तो काफी बाजार का रुझान आ जाता है। प्लूटस वेल्थ दुबई बेस्ड एक कंपनी है, एफआईआई है ये। और अगर आप इनके स्टॉक पिकिंग को ध्यान दें लास्ट 1.5-2 साल से, तो काफी अच्छी स्टॉक पिकिंग इनकी रही है। तो ये ब्लॉक हमने पहले ही बता दिया था आपको, उसके बाद स्टॉक चला है कल और इनफैक्ट उस हाउस से भी काफी चला हुआ है। तो ये कल के डेटा में हमने शाम के डेटा में देखा। ठीक है, सो ये डेटा पॉइंट सामने निकल कर आए, तो खबर तो आपके पास पहले ही थी, लेकिन आज एफएनओ में क्या एक्शन दिख सकता है? कल के एक्शन को डिम्पी ने स्टडी किया है। इनफैक्ट डिम्पी मॉर्निंग एफआईएस ने इंडेक्स ऑप्शंस पे भी काफी बाइंग की है। क्या कुछ क्रूशियल पॉइंट्स निकल कर आए एफएनओ में? देखिए, इस जगह पर आके वो इंडेक्स ऑप्शंस ही खरीदेंगे, क्योंकि फ्यूचर्स खरीद के तो यहाँ तक ले ही आए हैं ऑलरेडी वो, इसलिए अब ऑप्शंस के पास जाना उनकी मजबूरी भी है और ये ज़रूरी भी है। तो मजबूरी और ज़रूरी दोनों वाला फैक्टर है इस समय एफआईएस का कि ऑप्शंस के अंदर ही आके वो कामकाज करें। खैर, मैं एक एक करके आपके सामने सारे के सारे पॉइंट्स रखना चलता हूँ। पहले आते हैं निफ्टी पे। कल एक्चुअली निफ्टी के अंदर क्या हुआ, देखिए कल निफ्टी के अंदर ना पहली बार 9 दिनों के बाद अनवाइंडिंग हुई है। अनवाइंडिंग क्या सीवियर थी? इसका जवाब है ना, वो इसलिए नहीं थी क्योंकि कल हमने 17,600 के अहम सपोर्ट को बचाया है। और अगर अभी आप चार्ट भी देख रहे तो उसके अंदर हमने जो डब्बा बना रखा है आपके लिए, बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें जो लास्ट लाइन है वो 17,600 की ही है, तो वो कल बची है और हम 17,800 के बेहद करीब जाके बंद हुए हैं। एथिकली देखा जाए तो जैसे हमने कल भी बात की थी कि इन्फोसिस और आईटी अपने आप को कॉर्नर कर लेगा और पूरा बाजार आपको अलग तरीके से देखना होगा। हम आज भी आपके सामने यही बात रखेंगे। हमें नहीं लगता कि इन्फोसिस के अंदर कोई बहुत बड़ा डैमेज अभी आएगा, वो कुछ एक रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रूव किया जा सकता है। 1200 के नीचे इन्फोसिस के जल्दी जाने के अब चांसेस नहीं है। जिसको इन्वेस्टमेंट रखनी हो तो पिछले 5 साल का डाटा भी अगर आप चेक करेंगे तो आपके फेवर में आ जाएगा। खैर, मैं इन्फोसिस पे जाके डीरेल नहीं करूंगा अपने आप को, मैं वापस से आता हूँ इसी इंडेक्स ऑप्शंस पे। 40 पॉइंट का प्रीमियम हुआ है अब बैंक निफ्टी पे, 40 पॉइंट का और 45 पॉइंट वो निफ्टी पे है। ये थोड़ा कम हो गया, अभी हम एक्सपायरी से करीब 10 दिन दूर हैं, लेकिन प्रीमियम कम हो गया। अब आप ये प्रीमियम का मतलब क्या समझें? इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, या तो हल्का पॉजिटिव रहेगा या तो हल्का मुनाफा वसूल करेगा। अपनी रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने की जल्दबाजी मार्केट के पास नहीं होगी। इसलिए कल का जो एफआईएस का नंबर्स है आप देखेंगे एकदम से छोटा हो गया परसों के बाद से। मैं एक एक करके प्रूव करता चल रहा हूं आपके सामने सारे लेवल्स। अभी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे थे, बैंक निफ्टी का डाटा भी आपने देख लिया, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे बन रहे हैं।
पीसीआर पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक चीज का फर्क है, निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और टिपिकली आपको पता है कि एफआईज जब आते हैं तो आईटी और बैंक में सबसे पहले चुनाव करते हैं। आईटी उनकी लिस्ट में नहीं है, इसलिए बैंक स्वाभाविक था। सरकारी बैंकों पर जरूर ध्यान रखिएगा, वेटेज कम है बट मोमेंटम फास्ट है। मोमेंटम का मजा लेने के लिए आपको सरकारी बैंकों पे जाना होगा, बड़े बैंक ये मूव नहीं देंगे आपको। विक्स पे आते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे 11 से लेकर 13.5 का विक्स ना तो आपका दोस्त ना ही आपका दुश्मन, कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। 13.5 के ऊपर जाने देना या तो 11 के नीचे पहुंचने देना, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है कम से कम आज के सेशन में भी। और अगर 13.5 के ऊपर जाता है तब भी आपको कोई डैमेज नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल का पहला पॉइंट है 17,500-600। जब तक 17,500 के नीचे नहीं आएंगे आप बाइंग और डिप वाले जो ट्रेंड है उसको रिवर्स नहीं करेंगे, वो एज इट इज आपका रहेगा। आ जाते हैं एफआईज के नंबर पे, एक बार वापस से दिखाएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर वो सिर्फ ऑप्शंस का ही है, वो है 2500 करोड़ का। हालांकि अगर प्रीवियस डे से कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा नंबर है, वहां तो 14,000 करोड़ का नंबर आया था। लेकिन फिर भी ये एफआईज की मजबूरी समझ लीजिए या कैसे भी समझ लीजिए, इस समय वो 1-2 दिन आपको नंबर ऐसे ही दिखाएंगे। हो सकता है कल का नंबर भी आपको ऐसा ही दिखे, कोई बहुत बड़ा नंबर एफआईज की तरफ से ना आए, क्योंकि आज मार्केट कल के झटके को थोड़ा एब्जॉर्ब करके सेटल डाउन होने की कोशिश में रहेगा। कल रिटेल ने कल क्या, कल रिटेल ने फ्यूचर्स को खरीदा है, कुछ एफआईज ने फ्यूचर्स को बेचा है, लेकिन दोनों ने एक काम किया है, वो है कॉल और पुटों को प्लस करना। इसलिए आप ये नंबर प्लस का 2500 करोड़ भी देख पा रहे हैं। ये रिटेल और एफआई जब दोनों खरीद लेते हैं ना ऑप्शंस को, तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज होने के लिए हो रहा है। इसलिए मार्केट को ना ही जल्दबाजी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, ना ही सपोर्ट जल्दी जल्दी ब्रेक करेगा। आते हैं ऑप्शंस पे, 17,800 जो आपका पिन पॉइंट है, जहां से एक्चुअली बाजार को प्रॉब्लम हो रही है, वहां की कॉलें टूटने लगी हैं, वहां के पुटों में शॉर्ट कवरिंग आई है, पुटों में बाइंग नहीं आ रही है, पुटों में शॉर्ट कवरिंग आई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर सपोर्ट है, बचने के थोड़े चांसेस ज्यादा हैं। ये सपोर्ट भी जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे, जो कि बाजार से थोड़ा अलग चल रहा है, नहीं निफ्टी से थोड़ा अलग चल रहा है। कल इसमें क्या हुआ, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ऑप्शंस के अंदर, जो कि 42,000 की कॉल्स है, 42,000 के पुट के अंदर फ्रेश शॉर्ट हो रहा है। जब तक आप 42,200 या 42,000 ब्रेक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा बैंक निफ्टी को। आप डरिए मत, घबराइए मत। हाँ, पोजीशंस को चेक करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक कीजिए। आई हुई लक्ष्मी वापस चली जाती है, इसलिए लक्ष्मी को घर पे रख आइए। आते हैं ऑप्शंस के डाटा के बाद एफआईज की होल्डिंग पे। देखिए एफआईज की होल्डिंग 40% तक पहुंच गई थी। महीने की शुरुआत में करीब 10% से शुरू हुई थी, 4 गुना हुआ 40%। कल ये 4% टूट गया, 36% पिन की होल्डिंग आ गई है। रिटेल ने की कल 2% होल्डिंग बढ़ी है। ये हाथ बदला फिर से शुरू हो रहा है, जब रिटेल धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर वापस आ रहा है, जिसको हम टिपिकली रिटेल ट्रैपिंग कहते हैं, और एफआईज धीरे धीरे करके वापस अपनी पोजीशंस को हाथ निकाल रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुक करना समझ रहा है, इस समय रेंज का प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो इसलिए मार्केट के अंदर थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। एफआईज का नंबर अगर एक दिन और थोड़ा सा खराब आया होल्डिंग्स का, तो फिर वापस से चेक करना होगा। 2 शेयर बैन में आज इसकी डिलीवरी मत उठा के लेके जाइएगा, वो है बलरामपुर चीनी और दूसरा है डेल्टा कॉर्प। ऑलराइट, ये था एफएनओ का ब्यौरा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, वैशाली और किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट, आज की ट्रेड की स्ट्रेटेजी और इस बाजार का माहौल बताने के लिए। गुड मॉर्निंग किरण, गुड मॉर्निंग वैशाली। काफी अच्छी रिकवरी आई बाजार में कल इंट्राडे बेसिस पे। आईटी को छोड़ के अगर आप देखें, अगर आप दूसरे एरियाज में एक्टिव हैं तो आपने पैसा बनाया होगा। आईटी में ऑफ कोर्स ज़्यादा रिकवरी नहीं आई, इनफैक्ट डिलीवरी बेस्ड सेलिंग ही थी। वैशाली, किरण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके पास 2 ही मिनट में आता हूँ। निकुंज हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, कल बाजार ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, आपने कल के ट्रेडिंग पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व किया? देखिए निफ्टी 100 पॉइंट 110 पॉइंट नीचे है, इन्फोसिस की वजह से 110 पॉइंट की गिरावट है। आप इन्फोसिस को इक्वेशन से हटा देंगे तो ऐसा लगता है कि इन्फोसिस की वजह से ही मार्केट में गिरावट आई है, पर अब इन्फोसिस हटा तो नहीं सकते। मार्केट के अंदर कभी इन्फोसिस होता है, कभी आईटीसी होता है, कभी एलएनटी होता है। मगर आप कल के मार्केट में देखें तो अगर जो 90% गिरावट है इन्फोसिस की वजह से, आपको ये समझना है कि क्या आईटी कंपनियों के ख़राब नतीजों की वजह से क्या जो मार्केट का रुख है इस समय परिवर्तित हो सकता है। मेरा मानना नहीं होगा। मेरा इसलिए मानना नहीं होगा बिकॉज आईटी इज़ नॉट द लीडरशिप सेक्टर। निफ्टी के अंदर जो आईटी का जो टोटल एक्सपोजर है वो 14% के आसपास है। बैंक्स और फाइनेंशियल का जो टोटल वेटेज है वो 35% के आसपास है। तो एक ज़माना आता था कि
एक ज़माना आता था इन्फोसिस को छींक आती थी और मार्केट को बुखार आता था। मुझे नहीं लगता है कि वह ऐसा समय है कि इन्फोसिस को देख करके, आईटी को देख करके जो समस्या है उसकी वजह से पूरा मार्केट धराशायी होगा। इस मार्केट के अंदर मेरा अभी भी मानना है कि इस बार जो मार्केट में सरप्राइज़ आएगा वह कैपिटल गुड्स से आएगा, वह इंजीनियरिंग से आएगा, वह PSU बैंक से आएगा। सो वी विल बी ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट इन द अर्निंग सीजन एंड वी विल बी ऑफ टू अ गुड फिनिश। मुझे लगता है अब रुक आएगा इस बार। बिल्कुल। निकुंज, गुड मॉर्निंग। निफ्टी वेटेज को ऑलमोस्ट 20% कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, जिसमें हैवी वेट्स लाइक रिलायंस और ICICI बैंक भी शामिल हैं। कहाँ पर नजर रखनी चाहिए? दोनों पे रखनी पड़ेगी मानसी, बिकॉज ICICI बैंक एक प्रकार का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। कुछ दिनों से नहीं उसमें चाल आई है, मगर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है एंड द बैंक इज फायरिंग फुल सिलेंडर्स। उनका रिटेल बिजनेस ग्रो कर रहा है, कॉर्पोरेट बिजनेस ग्रो कर रहा है, खासा ग्रो कर रहा है, इन सब्सिडरीज ग्रो कर रही हैं। तो फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट वह एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है। रिलायंस में भी चाल आई है। रिलायंस के अंदर कई ट्रिगर्स हैं। रिलायंस के अंदर हो सकता है नंबर्स के साथ हमें क्लैरिटी देखने को मिले। ये पहला क्लीन क्वार्टर है जिसके अंदर रिलायंस के अंदर हम जो एक्सपोर्ट जो विंडफॉल गेन्स का जो इम्पैक्ट था वह शायद कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये पहला क्वार्टर है जिसके अंदर रिलायंस के अंदर और हमें जियो के अंदर जानकारी देखने को मिलेगी, तो उनका जो एक्सपेंशन है और जो एंटरप्राइज बिजनेस उसमें क्या हो रहा है। हो सकता है हमें कुछ और आइडिया मिले कि रिलायंस के जो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो फ्री शेयर हैं वह कब तक लिस्ट होने वाले हैं। तो रिलायंस कई दिनों के बाद अब एक मोमेंटम दिखा रहा है और मार्केट का रुख दिख रहा है कि लीडरशिप मार्केट में बदल चुकी है। एक साल पहले, सवा साल पहले केवल IT का गुणगान चल रहा था और लोग IT का गुणगान चल रहा था और अब ITC का गुणगान चल रहा है। तो मार्केट के अंदर ऐसा ही होता है, IT के आगे C लगा दिया, ITC हो गया जो ऑल टाइम हाई पर है। आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली कि क्या जिस तरह से FMCG नंबर ITC ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 400 का लेवल कल हमने देखा। इनफैक्ट नेस्ले ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं, तो FMCG के नंबर्स क्या एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे आने वाले हैं? जो एक स्लो डाउन दिख रहा था, क्या वो रूरल साइड पे क्या वो बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है? हाउ शुड वी रीड इट? नहीं, इफ़ यू फ्रैंकली आस्क मी दैट ITC के अंदर तो चलिए और कई फैक्टर्स हैं, मगर नेस्ले ने आउट परफॉर्म नहीं करा है, ब्रिटानिया ने आउट परफॉर्म करा है, HUL ने परफॉर्म करा है। मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ के अंदर जो ट्रेड है वो दिख रहा है वह यह है कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे हो रही हैं। कमोडिटी प्राइसेस नीचे हो रही हैं तो जिनकी वजह से मार्जिन नीचे हो रहा है, मार्जिन नीचे जिनकी वजह से मार्जिन ऊपर आएगा, उसी की वजह से मुझे लगता है कमोडिटी कंज्यूमर्स पर इस समय आपको नज़र रखनी चाहिए। तो चलिए कमोडिटी और कंजम्पशन प्ले पर खास नजर होनी चाहिए। रिलायंस और ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स पे भी। निकुंज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी एनालिसिस शेयर करने के लिए। IT सेक्टर में गिरावट जरूर है, लेकिन इस गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बाजार में जो डाउनटर्न्स नजर आ रहे हैं, भले ही ऑन शॉर्ट नोट IT सेक्टर की गिरावट की वजह से हो, लेकिन लॉन्ग प्ले की अगर बात करें तो कई सारे थीम्स, कई सारे स्पेसेस हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन दिखेगा, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। चलिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। वैशाली और किरण हमारे साथ। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। वैशाली, स्ट्रेट कमिंग टू यू। SDX निफ्टी की अगर बात करें, एक म्यूटेड स्टार्ट हिंट कर रहा है भारतीय बाजार के लिए, एशियाई बाजार, और कल हमने देखा विदेशी बाजार से रिकवरी जरूर नजर आई, लेकिन निफ्टी इन पर्टिकुलर IT सेक्टर की गिरावट की वजह से कल वीकनेस जरूर देख रहा था। ऑफ कोर्स निचले स्तरों से रिकवरी, निफ्टी, बैंक निफ्टी हर तरफ कल हमने देखी है। आज सेंटिमेंट्स कैसे होंगे, कौन से रेंज हैं जो आपके रेडार पर हैं, और साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके बताएं आप। Very good morning to all of you. So Nifty of course 17,800 was a hurdle और हमने वो विटनेस किया है, 17,800 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एंड yesterday of course देखा कि पोस्ट IT रिजल्ट्स वी सॉ वीकनेस। मुझे लग रहा है निफ्टी में फिर भी थोड़ी वीकनेस लग रही है। आज के लिए मेरा सपोर्ट रेंज रहेगा 17,550. So I would be a buyer for an intraday strategy at 17,550 और resistance is continuing at 17,800. और बैंक निफ्टी की बात करें तो कंपैरेटिवली इट इज परफॉर्मिंग बेटर, सो 41,500 का एक सपोर्ट है एंड वंस इट क्रॉसेस 42,500 आई वुड बी लुकिंग एट 43,500. सो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली पॉजिटिव, बट निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर लग रहा है। एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो ऑफ कोर्स इट इज द PSU बैंक्स व्हिच इज शोइंग लॉट ऑफ मोमेंटम। तो वन ऑफ देम इज SBI जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ with a stop loss of 520 for a target of 565. और दूसरा जो बैंक है वो इंडियन बैंक है, इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम। 310 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 330 to 340 और स्टॉप लॉस रहेगा 300। ओके, इंडियन बैंक, इनफैक्ट PSU बैंक में कल काफी अच्छा करंट देखने को मिल रहा था और ये इसमें करेक्टिव फेज भी हो चुका है। अभी आप अगर आप SBI की बात करें तो
550 रुपए पे अटका हुआ है। मुझे लगता है कि ये PSU बैंक्स में थोड़ा करंट जारी रह सकता है क्योंकि पीक आउट हो रहे हैं रेट्स। चलते हैं किरण के पास और उनसे भी जान लेते हैं वो क्या ट्रेडिंग आज देख रहे हैं। ये देखिए SBI 2% ऊपर लेकिन फिर भी 550 के आसपास अटका हुआ है। किरण, आपके लेवल्स और फेवरेट स्टॉक्स इस मार्केट में? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि मार्केट जिस जंक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहा है एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है 100 डेज मूविंग एवरेज, साथ ही साथ डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो एक गैप रेजिस्टेंस है। वहां से हमने कल एक प्रॉफिट बुकिंग देखा, लेकिन जिस तरह से वापस उसने मार्केट ने हायर लेवल रिट्रेट की है, सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल वापस हम देखें तो उस जंक्शन को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो कंडीशनल बाय रहेंगे जब तक निफ्टी 17,800 के ऊपर नहीं जाएगी, तब तक हम करंट मार्केट के ऊपर कॉशियस ही रहेंगे। आज के लिए इंट्राडे के हिसाब से 17,700 आपको ध्यान रखना रहेगा। जैसे ही 17,700 ब्रेक करेगा, मुझे लग रहा है कि वापस प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है निफ्टी के अंदर। जहां बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी से कंपैरिजन में काफी मजबूत है। यहाँ पे हमें 42,000 41,800 चेक करना रहेगा। जब तक ये दोनों लेवल होल्ड है तब तक आप बैंक निफ्टी में बाइंग डिप्स कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 17,700 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि जैसे ही वो लेवल ब्रेक करेगा वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वापस हम 17,500 तक एक प्रॉफिट बुकिंग मूव दिखाए। बैंक निफ्टी में जैसे हमने बताया 41,800 जब तक होल्ड है आप बाइंग डिप्स कर सकते हो। ऊपर में 42,500 टू 42,800 तक के रेंज में बैंक निफ्टी जा सकता है। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमें काफी सारे सेक्टर्स है जहां पे लग रहा है कि पॉजिटिव अपमूव कंटिन्यू रह सकते हैं। उसमें पहला है मेट्रो ब्रांड्स का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो मेट्रो ब्रांड पे आप ध्यान रखिए 810 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 850 का हमारा टारगेट है एंड 790 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट सीमेंट सेक्टर, लास्ट वीक हमने जेके सीमेंट दिया था, इस बार हम अंबुजा सीमेंट दे रहे हैं। सीमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे स्टॉक्स जो अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अंबुजा सीमेंट इज वन ऑफ देम। डेली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और साथ ही साथ डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अपने सपोर्ट के पास काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, अब लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा सा एक अपमूव आ सकता है। सो 390 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 410 का हमारा टारगेट है, 379 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे अंबुजा सीमेंट के अंदर। ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो निफ्टी पर तो दबाव का व्यू है, बैंक निफ्टी पर आप बुलिश हैं और बाय कॉल्स आपने पिक किए हैं अंबुजा सीमेंट पर और मेट्रो ब्रांड्स पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आज के 3 बड़े स्पेसेस की बात करते हैं। त्रिमूर्ति शेयर शरद ने कंपाइल किया है, शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा बॉम्बे डाइंग और यहाँ पे मार्च के महीने में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की चेंजेस देखने मिली है उस पर फोकस करते हैं। और यहाँ पे नया नाम आया है माधुरी मधुसूदन केला, लगभग 1.65% स्टेक है कंपनी में। और याद रखिए ये जो एटेंटिटी है वो एस इन्वेस्टर मधुसूदन केला प्रमोटेड एटेंटिटी है। और जो अहम ट्रिगर आगे जाते हुए कंपनी के बारे में जो फोकस में रहेगा वो है कि उनके जो रियल्टी बिजनेस के सीईओ हैं राहुल आनंद, वो एक जो है कंपनी को और बिजनेस को रियल्टी की उसको टर्न अराउंड करने वाले हैं आगे जाते हुए, स्ट्रीट का मानना है। और उनके अगर पेडिग्री की बात करें तो एक लीडरशिप पोजीशंस वो ब्रुकफील्ड ग्रुप में होल्ड करते थे। इसके अलावा जो है दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है, स्पेशली डील स्पेसिफिक जो थीम है वो है पूना वाला फिनकॉप। और हमारे खबर पे मुहर लगा है और जो उनके अर्स्टवाइल मैग्मा फिनकॉप के प्रमोटर्स थे उन्होंने जो है अपनी स्टेक बेची है। संजय चामरिया और मयंक पोद्दार 1% से ज़्यादा का स्टेक है। और अगर बायर्स की बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और यूके की प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट जो है उनके खरीदार थे। इसके अलावा जी ने भी जो है ओपनहाइमर ने पूरी एग्जिट ली है। और यहाँ पे जो बायर्स देखने मिले हैं वो इंक्लूड करते हैं सेगांटी इंडिया, मॉरिशस फंड और गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा कोल्टे पाटिल डेवलपर्स। और याद रखिए कंपनी ने लगभग 206 करोड़ रुपए की जो है एनसीडीज़ के ज़रिए जो है रेज़ की है ये कैपिटल, और ये किया है मारुबनी कॉर्पोरेशन से। अभी एक जापानीज़ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो इस स्टॉक को भी आप ज़रूर फोकस में रखिएगा। ओवरऑल ये जो फंडिंग हुई है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हुई है। और हाल ही में FY23 के अगर नंबर्स की बात करें उनकी सेल्स की तो हाईएस्ट एवर देखने मिली है, लगभग 2200 करोड़ के ऊपर ये आंकड़ा सेल्स का आया है और 28% का ग्रोथ आया है। बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया त्रिमूर्ति सेगमेंट के शेयर्स हमारे बीच रखने के लिए। तो पूना वाला फिनकॉर्प, पीटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगी, रियल एस्टेट पर लगातार फोकस है। कोल्टे पाटिल मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की थी और बॉम्बे डाइंग ये सबसे इंटरेस्टिंग खबर इस वक्त लिस्ट में नजर आ रही है। बॉम्बे डाइंग के चार्ट्स को अगर देखेंगे कल करीब 7% की तेजी है और अजय इनफैक्ट पिछले 5 सेशंस में 30% ये स्टॉक चला है। लेकिन इस वक्त खबर जो है वो प्रमोटर में
माधुरी आपका नाम जो है वो एक नया नाम शामिल हुआ है खरीदार। देखिए ऐसा है कि ईटीन और स्वदेश अपने आप को ऐसे भी डिफरेंशिएट करता है कि कई स्टॉक्स में आपको जो इनसाइट्स यहाँ मिलेंगी वो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगी जी। और बॉम्बे डाइंग में आप तो या कोई भी व्यूअर इस बात को सुन के एक्साइट हो रहा होगा कि मधु केला जी का नाम आ गया है, 30% स्टॉक चला भी है पिछले 7 दिन में, लेकिन कहानी इसमें से बड़ी डेवलप हो रही है। अगर आप बॉम्बे डाइंग में थोड़ा डीप रिसर्च करें तो पिछले 1-1.5 साल में यहाँ पे एक नए सीईओ आए हैं और आई थिंक ग्राफिक्स में हमने मेंशन भी किया है कहीं ना कहीं, ओके लेके आने वाले हैं स्टोरी में बाद में। और वो जो सीईओ है वो बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज में काम कर चुके हैं, ब्लैकस्टोन जैसी। और सब लोग ये बात जानते हैं कि बॉम्बे डाइंग में रियल एस्टेट प्ले भी है। ओके। तो बाजार की ये उम्मीद हो रही है कि ये जो नए साहब आए हैं इनको इतना बड़ा अनुभव है रियल एस्टेट का, ग्लोबल रियल एस्टेट का। आप जानती हैं रियल एस्टेट, आप देखती भी हैं कि ग्लोबल मनी इंडियन रियल एस्टेट में आ रहा है, स्पेशली प्रीमियम अर्बन एरियाज में आए दिन आपको नजर आएंगे। तो जो वो चेंज हुआ था उसके चलते लोगों का इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर आ रहा है। तो ये लो वॉल्यूम स्टॉक है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, लेकिन इसके ऊपर नजर रखें। आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में बाजार की उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ फंडामेंटल तब्दीलियां हो सकती हैं। ओके, तो ब्रांड नेम तो है ही लेकिन मैनेजमेंट पेडिग्री भी बदल रही है। ओके, इस पर जो खबर है इसका इंतजार रहेगा, जल्द ही लेकर आएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं, थोड़ा 1 साल का चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब। किरण, आपने बॉम्बे डाइंग देखा है, लो वॉल्यूम है, अक्सर बात नहीं होती है इसके बारे में, लेकिन अभी ब्लॉक डील में डेटा दिखा रहा है, इससे इंटरेस्ट आ सकता है। सो ओवरऑल बॉम्बे डाइंग की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली हमने देखा था कि 80-85 का एक रेजिस्टेंस जोन था। जैसे ही वो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, मार्केट में 140 तक के हाइस बनाए थे ड्यूरिंग मई 2022। अब वहां से जो जिस तरह का एक करेक्शन आया था, एक स्टीप करेक्शन था, लोअर बॉटम हमने देखा 52-54 के आसपास। वहां से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है, अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को भी क्रॉस कर दिया है और डेली चार्ट के ऊपर जो एक गैप रेजिस्टेंस था वापस 83-85 का, उसके ऊपर सस्टेन किया गया है। अब डेली के ऊपर जिस तरह से उसने रिसेंटली ये अपमूव दिखाया है, उसके कारण मोमेंटम इंडिकेटर डेफिनेटली एक ओवरबॉट जोन के अंदर है। सो जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड रख सकते हैं 74 का स्टॉप रख के। लेकिन अगर किसी को नया लेना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। कोई भी गिरावट आती है नीचे में 77-78 के आसपास, तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए, स्टॉप लॉस 74 ही रहेगा। अगर नीचे में 74 होल्ड रखता है तो चांसेस है हम इसमें एक अच्छा खासा अपमूव 100 रुपीज के लेवल तक देख सकते हैं। सो डेली चार्ट लुकिंग वेरी गुड, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और साथ ही साथ अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 74 का स्टॉप लॉस ध्यान में रख के बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं बॉम्बे डाइंग के अंदर। ये तो हो गया बॉम्बे डाइंग के बातचीत। हम और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी ही देर में। और ये देखिए जो नीचे आपके टिकर पे एक फ्लैश भी आ रहा है, वो है आशीष कचोलिया जी का चेहरा है वहाँ पे, लेकिन चेहरे के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो है इनफ्लेम अप्लायंसेस। ये एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे आशीष कचोलिया जी ने करीब 4%, 4.25% के आसपास टेक कर लिया। हम कोशिश करेंगे इसके बारे में बात करने की मैनेजमेंट से भी कि कंपनी कौन सी है और क्या करती है कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ विनोद मोदी जुड़ गए शेर खान से। विनोद, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर आप इस स्टॉक के ऊपर बात ना कर पाए तो आप मुझे स्पेस के बारे में बात करें। एंजल ब्रोकिंग, एंजल वन उसका नाम हो गया है। एंजल वन का कल रिजल्ट भी आया है और ये उस कंपनी में से जो शुरुआती अर्निंग सीजन के शुरू में अपने नंबर देती है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अभी भी जारी है, लेकिन QOQ जो कैश डिलीवरी बेस्ड कंट्रीब्यूशन है उनकी अर्निंग्स में, वो थोड़ा सा डिप किया। F&O अभी मजबूत है और सबको पता है देश में एक बाहर आई हुई है स्पेशली ऑप्शंस वालों की, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो क्वार्टर है जिसमें हम चल रहे हैं, जीरोधा ने भी ऑलरेडी बोला था कि ये थोड़ा कमजोर क्वार्टर रहा उनके लिए, वो इंडस्ट्री लीडर है। एंजल वन में क्या ये क्वार्टर ऐसा है जहां पे मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स बॉटम हो जाएंगे? इफ इंडीड हम एक नए साइकिल की शुरुआत कर रहे हैं तो ये ब्रोकरेज रिलेटेड स्टॉक्स, AMC स्टॉक्स, वेल्थ स्टॉक्स ये बॉटम हो सकते हैं। इसलिए आपको एंजल वन, आपका IFL वेल्थ, आपका दूसरा आनंद राठी वेल्थ, HDFC AMC, बिरला AMC, प्रूडेंट, इन सारे स्टॉक्स के अंदर चुनाव हो सकता है। और आपका कौन सा पसंदीदा होगा? गुड मॉर्निंग अजय जी। सो जहां तक ये एंजल वन का सवाल है, ओवरऑल ब्रोकिंग इंडस्ट्री देखे तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री ने लास्ट 3 साल में हम
कोविड का बाद से मैं कहूँ तो हम कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट किए हैं डीमैट एडिशन और ये सब, राइट। अगर उसी के अंदर अगर मैं ये एंजल वन को समझूं तो एंजल वन का जो ग्रोथ रहा है कंपेयर टू अदर्स, इट्स बीन यू नो आई मीन स्ट्रॉन्गर, राइट। एंड और मार्केट शेयर की भी अगर बात करें एंजल वन की, कई चाहे वो डेरिवेटिव का हो, चाहे मतलब एवरेज डेली जो टर्नओवर होता है उसमें भी सारे सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन करी है। फॉर एग्जांपल इनका डेरिवेटिव में जो मार्केट शेयर आई मीन काफी बेहतर निकल के आता है। कैश में भी मार्केट शेयर इंप्रूव की है। एट द सेम टाइम आज के रेट में इसके पास मैं समझू तो लगभग 1.5 करोड़ का इनके पास डीमैट अकाउंट है। इसने अभी ऑफ लेट इसने जो सुपर ऐप लॉन्च किया उसमें भी काफी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ आई मीन क्लाइंट एडिशन एंड ऑल। सो कुल मिलाकर के इसमें जो डबल डिजिट का अर्निंग्स ग्रोथ जो हम ट्रेजेक्टरी जो देखते आ रहे हैं पोस्ट लिस्टिंग, मुझे लगता है वो सस्टेन रहना चाहिए। और एट द सेम टाइम जिस हिसाब से हमारे स्टॉक में करेक्शन आई है लास्ट 6 से 8 महीने में बिकॉज ऑफ कंसर्न रिलेटेड टू आई मीन जो सेबी का जो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस आए हैं अगेंस्ट ब्रोकर्स एंड ऑल, उसके वजह से स्टॉक करेक्ट हो गया है। बट नो डाउट अगर मैं आज का वैल्यूएशन देखूं स्टॉक का तो इट्स ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 8 to 9x ऑफ FY24 अर्निंग्स। तो मुझे लगता है वो काफी अट्रैक्टिव अर्निंग है और मुझे लगता है ये लेवल पे एंजल बॉटम आउट हो चुका है। और यहाँ से अगर हमें ये डबल डिजिट का अर्निंग जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि वो सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इनका जो सुपर ऐप का जो है वो भी फुल यूटिलाइज होना अभी भी बाकी है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इनके रिटर्न रेशियो सबको कंसीडर करें तो वैल्यूएशन मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है एंजल वन में। और दूसरे साइड अगर मैं एएमसी स्पेस की बात करूं तो डेफिनेटली काफी जो क्वालिटी जो कंपनीज है लाइक एचडीएफसी एएमसी हो गए, चाहे फिर निप्पॉन हो गए, इन सब में भी कंसिस्टेंट करेक्शन आए हैं, अंडर परफॉर्म किए हैं लास्ट 2-3 साल से। एचडीएफसी पे में क्लियर केस था कि एचडीएफसी एएमसी वो कंटिन्यूअसली अपना इक्विटी मार्केट शेयर वो लूज करता जा रहा था, जिसके वजह से जो प्रीमियम वैल्यूएशन जो एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन एएमसी में था वो काफी जो ज्यादा था वो भी काफी कम हो गया। ये प्रीमियम वैल्यूएशन मेरे ख्याल से अभी करके लगभग 30 to 35% के बीच में है। तो मुझे लगता है यहाँ से चूंकि एचडीएफसी एएमसी में अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि इक्विटी मार्केट शेयर में, क्योंकि कुछ क्वार्टर से देखे तो उसमें थोड़ी मोड़ी इंप्रूवमेंट की साइन दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है एचडीएफसी एएमसी और ये एएमसी स्पेस भी बेहतर करनी चाहिए आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर के ये स्पेस मुझे लगता है कि जो पेन था बहुत हद तक पेन निकल चुका है। ब्रोकिंग में यस एंजल वन लुक्स टू बी क्वाइट गुड। एंड अगर मैं ये एएमसी स्पेस की बात करूं तो हमें लगता है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से हमें निप्पॉन को पहले देखना चाहिए रेदर देन एचडीएफसी एएमसी। ठीक है, ऑल राइट। तो इस स्पेस में आप निप्पॉन लाइफ की बात करें कि उसे आप वॉच करना चाहेंगे विनोद, लेकिन एक कल की रिपोर्ट हालांकि ये कमेंट्स पर आई थी बूफा की रिपोर्ट, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस में अब ग्लोबल स्लो डाउन की बात को साइड करते हुए बूफा ने टारगेट रिड्यूस किया, अंडर परफॉर्म की राय दी। उन्होंने कहा कि शार्प इंक्रीज सेल्स में उनकी लास्ट दिख चुका है और अब आगे शायद थोड़ा सा कंसर्न्स रह सकते हैं। आपने इस रिपोर्ट को एनालाइज किया? जी रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जहां तक कमिंस की स्टोरी है मुझे लगता है कि स्टोरी में जो उनके जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के जो न्यू रेगुलेशंस आए हैं पॉल्यूशन रिलेटेड थिंग, उसमें जो उनकी ऑर्डर बुकिंग हो रही थी काफी स्ट्रॉन्ग हो रही थी और मुझे लगता है कि वो चीज सस्टेन करना चाहिए। बट नो डाउट जिस हिसाब से वैल्यूएशन बढ़े हैं उस हिसाब से वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्ट नहीं दे रहा था। बट मुझे लगता है कि जो स्टॉक अभी थोड़ा जो अंडर परफॉर्म किया है लास्ट कुछ हफ्तों में, मुझे लगता है उस हिसाब से स्टॉक एक बेहतर लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए बूफा सिक्योरिटीज की इस वक्त रिपोर्ट है कमेंट्स पर, इस पर एनालिसिस, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे वैशाली, उम्मीद से बेहतर चीन के जीडीपी आंकड़े आते हुए दिखे हैं और इसके ठीक बाद मेटल स्टॉक्स पर भारतीय बाजार पर भी नज़र होनी चाहिए। पिछले अगर 2 सेशंस में ही देखें तो मेटल सेक्टर ने आउटशाइन करने की कोशिश तो की है। कल भी हमने हरे निशान में ही इस सेक्टर को ट्रेड करते देखा। मेटल स्टॉक्स में कौन से शेयर्स आपको पसंद आते हैं और क्या आपको लगता है कि जो ट्रिगर्स हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे इस सेक्टर के लिए? Definitely would think so because metal index जब देखा जाए तो मुझे लग रहा है on near term basis for trading perspective 60 to 100 तक जा सकता है। So to start with मुझे हिंडाल्को was looking very promising। 422 का एक resistance था वो क्रॉस कर दिया है। So हिंडाल्को में एक पॉजिटिव मूव है और इसके अलावा I'm also looking at JSW Steel also showing signs of reversal। So overall and कल देखा तो हमने even PSU metal stocks जैसे कि सेल और नैल्को उसमें भी एक मूवमेंट शुरू हो गई है, बट फेवरेट पिक्स वुड बी हिंडाल्को एंड JSW Steel।
JSW स्टील पर नजर रखी जाए। मेटल स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, लेकिन ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या है खास, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स पर है ब्रोकरेजेस की नजर, वामाक्षी हमें बता रही है। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम BHEL के साथ। एंटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन सेट ऑर्डर के चलते BHEL की प्रेजेंस रेलवे सेगमेंट में बढ़ती हुई उन्हें नजर आ रही है। डिफेंस एक इमर्जिंग ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी के लिए और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का जो एनुअल ऑर्डर इनटेक है वो करीब 60,000 करोड़ रह सकता है FY24 से लेकर FY26 तक, और उसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है, होल्ड की राय से खरीदारी की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 54 से 110 कर दिया है। इसके अलावा L&T हमारे रेडार पर है। जेफरीज का मानना है कि इन्वेस्टर्स L&T के ऑर्डर फ्लो और शेयर प्राइस पर प्री इलेक्शन इम्पैक्ट के लिए काफ़ी कंसर्न नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 3 प्री इलेक्शन ईयर पीरियड्स में L&T का जो ऑर्डर फ्लो है वो डबल डिजिट से ग्रो हुआ है और इनफैक्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस री रेटिंग की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस दिया है 2650 प्रति शेयर का। इंडियन होटल्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि हायर देन एक्सपेक्टेड रूम रेट्स देखने मिले हैं मार्च 2023 में। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटर दैन एक्सपेक्टेड ग्रोथ नजर आएगी डोमेस्टिक सब्सिडरीज, इंटरनेशनल सब्सिडरीज और JVs में, और इनफैक्ट इंटरनेशनल सब्सिडरीज में FY24 में एक टर्न अराउंड भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन होटल्स पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 378 से 388 कर दिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसियर्स भी फोकस में रहेंगे, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि ये सेक्युलर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर में। हाउसिंग फाइनेंस एक अंडर पेनिट्रेटेड बिजनेस है इंडिया में और इनफैक्ट उनका कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर ज़रूर है। ओवरऑल एप्टिस और होम फर्स्ट को ये प्रेफर करते हैं क्योंकि ये कंपनी के पास छोटी बैलेंस शीट ज़रूर है मगर हायर लोन ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है। तो ओवरऑल एप्टिस वैल्यू और होम फर्स्ट पर उन्होंने कवरेज शुरू की है ओवरवेट की राय के साथ। एप्टिस वैल्यू के लिए टारगेट प्राइस है 325 का और होम फर्स्ट के लिए टारगेट प्राइस है 900 का। आवास फाइनेंसियर्स और कैनफिन होम्स पर इन्होंने कवरेज शुरू की है मगर इक्वल वेट की राय के साथ। आवास फाइनेंसियर्स के लिए टारगेट प्राइस 1900 और कैनफिन होम्स के लिए 550 प्रति शेयर का उन्होंने दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे फार्मा पैक पर। JP मॉर्गन ने 5 रीजंस दिए हैं कि आपको फार्मा सेक्टर पर क्यों पॉजिटिव होना चाहिए। उनके मुताबिक इंडिया पोर्टफोलियो सबसे हाईएस्ट प्राइस इंक्रीज नज़र आ सकती है। US का जो जेनेरिक प्राइस इरोजन है वो अब रिलेटिवली मॉडरेट हो चुका है और इनफैक्ट बढ़ते ड्रग शॉर्टेजेस और सप्लाई डिस्ट्रप्शन के चलते अपॉर्चुनिस्टिक गेंस नज़र आते हैं US मार्केट में। सॉफ्टनिंग इनपुट और फेस क्रॉस के चलते मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिल सकता है और वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल है। इनफैक्ट सेक्टर का जो अर्निंग्स कैगर है वो 20% है FY22 से लेकर FY25 तक। इनके टॉप पिक्स हैं सन फार्मा फॉलोड बाय सिप्ला। कई सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स वमाक्षी, थैंक्स फॉर कंपाइलिंग देम। चलिए अब कुछ इन रिपोर्ट्स को डिस्कस भी करते हैं। इनमें से L&T की रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि जेफरीज का टारगेट ऊपर का है 2650 का, लेकिन कल की जो थोड़ी सी वीकनेस दिखी, कल बाजार में IT स्पेस पे तो वीकनेस थी लेकिन L&T ये क्या प्रॉफिट बुकिंग थी? वैशाली कैसे देखना चाहिए इसे, क्या ये मौका दे रहा है एंट्री का? I think overall there's nothing, no damage to the trend, but 2150 के stop loss के साथ ये stock जरूर खरीदा जाए because I think it would be ready for a new round of momentum. Long term trend is intact. So 2150 के stop loss के साथ ये still big positive view रहेगा for a positional target of 2300 to 2400. इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, होम इम्प्रूवमेंट। विनोद मोदी हमारे साथ हैं। विनोद, हमने देखा है अभी तक जो होम इम्प्रूवमेंट का जो स्पेस है वो लास्ट 3-4 साल में काफ़ी बड़ा होता चला जा रहा है। इनफैक्ट अभी हम थोड़ी देर में इनफ्लेम अप्लायंसेस के मैनेजमेंट से ही बात करेंगे जहाँ पे आशीष कचोलिया जी ने ब्लॉक में स्टॉक लिया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज में अप्लायंसेस, चिमनीज और किचन इम्प्रूवमेंट वगैरह, जो हैवल्स उसमें से बजाज इलेक्ट्रिकल भी कुछ हद तक है, किस तरह का मल्टीपल मिलना चाहिए इस तरह के बिजनेस को? यूजुअली किस तरह का मल्टीपल मिलना चाहिए अगर कंपनी 25-30% और या उससे ज़्यादा ग्रो कर रही हो?
जी हाँ, जहाँ तक ये होम इम्प्रूवमेंट का है, डेफिनेटली इसको हम टू एन एक्सटेंट ये कोरिलेट कर सकते हैं रियल एस्टेट साइकिल के साथ। अगर रियल एस्टेट साइकिल जैसे हम बोल रहे हैं कि ये जो साइकिल है अभी ये तेजी में दिखाई दे रही है और ये साइकिल सस्टेन करनी चाहिए 3-4 साल 5 साल तक, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में आप देखोगे कंसिस्टेंसी, आई मीन जो ट्रैक्शन आपको जो अभी दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए। उसमें से भी हमें, अगर मैं समझूं कि विद इन होम इम्प्रूवमेंट्स में कौन सी क्वालिटी स्टॉक अगर हमें लेना है, तो डेफिनेटली हेवल्स उसमें से एक नाम आता है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स आते हैं। इनके जो B2C जो बिजनेस है उसमें जो इनके जो आई मीन जो चैनल नेटवर्क है काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसके मल्टीपल मिलता है। फॉर एग्जांपल पॉलीकैब ऑल्सो उसमें फिट होता है। अदर देन दैट, अगर मैं कुछ स्मॉल कैप और थोड़ा मिड कैप कंपनीज को समझूं, तो मुझे जो जहां लगता है जब वैल्यू दिखाई दे रहा है काफी करेक्शन होने के बाद, मुझे लगता है उसमें एक कैरिसिल स्टॉक है जो ये किचन सिंक ये सब बनाता है। वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गया। उनके जो यूरोपियन बिजनेस में जो कंसर्न थे वो भी अभी निकल करके आ गए हैं। एट द सेम टाइम जो उनके कैपेसिटी एक्सपेंशन हुए हैं वो भी अभी नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया है। तो मुझे लगता है ये स्पेस में थोड़ा इन सब जो छोटी कंपनी है उसमें देखनी चाहिए। नो डाउट जो अदर अप्लायंसेज बिजनेस है वो उस पे भी अब इफेक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी एंड ऑल, बट मुझे लगता है एक सेगमेंट के लिए, चूंकि जब हम रियल एस्टेट में काफी हमारा व्यू काफी सटीक है कि और काफी हम एज्यूम करें कि रियल एस्टेट का साइकिल सस्टेन करा, मुझे लगता है कि ये स्पेस में हमें डेफिनेटली ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए, होम इम्प्रूवमेंट थीम पर तो फोकस है ही और इनफ्लेम अप्लायंसेस के मैनेजमेंट को भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द वो हमारे साथ होंगे और फिर स्पेस पर विस्तार से उनके बिजनेस प्लान्स को लेकर बातचीत होगी। लेकिन जहां लगातार टेक्निकल नजरिया बाजार पर हम जान रहे हैं, फंडामेंटल आउटलुक भी जानना जरूरी है। और ईटना स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य ये भी है कि आपके लिए 360 डिग्री एनालिसिस, चाहे फिर वो लंबी अवधि का नजरिया हो या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हो जाए। फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। ऐसे ही एक फंडामेंटल एक्सपर्ट, बाजार के दिग्गज अजय श्रीवास्तव, डायमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंस के CEO हमारे साथ जुड़े और उनका ये मानना था कि बाजार में इस माहौल में पैसा लगाना एक बेहतर रणनीति नहीं है। सोच समझकर निवेशकों को इस समय होटल, एविएशन जैसे स्पेसेस जहां पर कंजम्पशन आने वाले दिनों में होती दिखेगी, इस पर नजर रखनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का गठन करना चाहिए। आइए सुनते हैं। बाजार में निवेश से आपको एंग्स्टी मिलेगी, कोई आपका वो नहीं मिलने वाला। देखिए, बाजार को आप इसलिए देखिए कि महंगे बाजार में इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन का टारगेट अब गिव अप कर दिया है। जो भी रीजन था उनका गिव अप करने का कर दिया है कि भाई 5.66 इन्फ्लेशन आया तब भी हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि टारगेट उनका 4%, 2 to 4 का बैंड में, उनका 6 में बैंड में है। उस नजरिए देखते हुए अगर करना है इन्वेस्ट तो आप फिक्स इनकम में करिए। ज्यादा इक्विटी में निवेश करना है तो उसको खर्च ही कर डालिए। इससे पहले कि बाजार आपसे पैसा ले जाए, अपनी फैमिली पे पैसा खर्च दीजिए। हमारी राय 6 महीने से लगातार यही चल रही है, 8 महीने से, कि इस माहौल में इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत समझ के करें, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव पे करें, और ये सोचना कि ये मार्केट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देगा बहुत ही मुश्किल है इस माहौल में। नैरेटिव को भूलिए, अपने पे ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो पे खर्चा करिए, वही इकोनॉमी को बढ़ाएगा, वही आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। खैर, ये भी एक व्यू है, बाजार पे कॉशियस व्यू अजय श्रीवास्तव शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से बाजार को देखें, लास्ट 6 महीने में अगर आप मार्की इन्वेस्टर्स, जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, उनका एक्शन देखें, चाहे वो फंड एक्शन हो, ब्लॉक डील एक्शन हो, सॉवरेन वेल्थ फंड्स क्या कर रहे हैं इंडियन मिड कैप्स में, और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे मार्की इन्वेस्टर्स के चेंज हो रहे हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। और वैसी एक कंपनी हमने ढूंढ के निकाली है आज, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली होम इम्प्रूवमेंट, किचन अप्लायंसेज और इलेक्ट्रिकल चिमनीज वगैरह जैसे स्पेस में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, वो है इनफ्लेम अप्लायंसेज। हमारे साथ अमित कौशिक जुड़ रहे हैं इस समय फ़ोन लाइन पे, और इसमें हुआ क्या है, आशीष कचोलिया जी ने 4.25% स्टेक अपना कर लिया है। आप जानते हैं, जाने माने बाजार के दिग्गज। लेकिन जब मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वहाँ मैंने देखा कि एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, पहले कंज्यूमर एनालिस्ट थे, फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी कंपनी बना ली, प्राइवेट इक्विटी कंपनी, निखिल वोरा, वो भी 3.5% स्टेक होल्ड करते हैं, और इसके बावजूद भी कंपनी अभी 350 करोड़ के आसपास है। कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स, गुणवंत वैद और भी बहुत सारे नाम मुझे नजर आए, होल्ड करते हैं स्टेक। और आपने जो Q4 अपडेट दी है, उसमें एक लाइन जो मुझे खास तौर पर नजर आई, आपने 3 से 5 साल के लिए 50% कैगर का गाइडेंस दी है। इतनी विजिबिलिटी कहां से आ रही है कौशिक साहब?
So market is actually very huge, which was depending upon Chinese suppliers. और जब हमने ये 2018-19 में कंसीव किया था कि हमको चिमनी को मेक इन इंडिया के प्रोस्पेक्ट के ऊपर डेवलप करना है, तो बहुत कम लोग थे मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में एनकरेज करते थे चिमनी के खास तौर से। तो हमारा वो प्रोजेक्ट somehow due to COVID and call from Prime Minister of India, मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत हमको बड़ा एनकरेजमेंट मिला। जितने भी लोकल मार्केटियर कंपनीज हैं, जो लोग पहले चाइना से मटेरियल खरीदते थे, उन लोगों ने हमको बड़ा एनकरेज किया, क्योंकि इंडिया से माल खरीदने में बहुत एडिड एडवांटेजेस हैं। तो मार्केट बिल्कुल वर्जन था सर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और हमको लगता है कि इट इज जस्ट इंस्पेक्शन एज फार एज इन्फ्लुएंस कंसर्न। देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। अभी सिंगल डिजिट की पेनिट्रेशन है, सर मार्केट में बहुत ग्रो करना है। अगले 6-7 सालों में मार्केट इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 200-300%। तो हमको लगता है सर कि एक अच्छा मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में। कौशिक साहब, ये बताइए कि ये तो हो गई एक बिग पिक्चर व्यू, लेकिन स्पेसिफिकली अभी आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपकी कौन से बड़े क्लाइंट्स हैं? नेक्स्ट 3 से 5 साल में आपका उद्देश्य क्या है टर्नओवर को किस लेवल पे ले जाने का? सर एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि हम बहुत हाई रेट ऑक्सीजन लेयर को टारगेट करके चल रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट चिमनीज, वी आर डूइंग अ बिग रेवोल्यूशन इन some other products also, like OTG की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर रहे हैं सर इसी साल से। इनफैक्ट वी आर जस्ट 3-4 months away from commercial production of OTG also। हॉब्स को हम एक बड़े स्केल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर एज एन इंडस्ट्री इंडिया में मैन्युफैक्चर करके उसको एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म से इंडिया में सपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग को। उसके अलावा सर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने जोग्राफिकल एक्सपेंशन किया है। हमने पहले प्लांट को एस्टेब्लिश किया, वी लर्न द ट्रेड ट्रिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चिमनीज इन इंडिया। उसके लिए हमने पूरा सपोर्ट इंडस्ट्री पहले तैयार किया। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया नाउ, व्हिच वाज नॉट अवेलेबल व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क। उसके बाद हमने अब हैदराबाद में सेकंड प्लांट सेटअप कर लिया, which is almost nearing completion। मशीन्स का इंस्टॉलेशन चल रहा है। इन अबाउट 1 month's टाइम वी शुड बी रेडी फॉर ट्रायल प्रोडक्शन, एंड अनदर 2-2.5 months वी शुड बी रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। सो इससे हमारी कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। ऐसा माना जा सकता है सर कि अभी हम बहुत सेफली 6-6.5 लाख चिमनीज पर एनम का इन दोनों प्लांट से प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ अवर जोग्राफिकल एक्सपेंशन। इसके बाद हम और भी कुछ जगहों पे प्लान कर रहे हैं जहां पर रीजनल प्रेजेंस करेंगे, जिससे कि फ्रेट का फैक्टर और चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्पीट किया जाए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। इनफ्लेम अप्लायंसेस कंपनी काफ़ी अच्छे गाइडेंस दे रही है और फैक्टर्स बता रहे थे कौशिक साहब कि किसकी वजह से उन्हें इतनी कॉन्फिडेंस मिल रही है कि कारोबार आगे ग्रो कर सकता है। लेकिन हमारे साथ कुश बोरा भी जुड़ रहे हैं बाजार और ट्रेडिंग के बारे में बात करने के लिए। कुश, गुड मॉर्निंग। आपके क्या लेवल्स हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी के, कैसे ट्रेड करेंगे? और उससे पहले आपकी फेवरेट एंजल वन के नंबर्स भी आए हैं, क्या ये ट्रेडिंग आइडिया में है? आज आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। जी हाँ अजय, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए एंजल वन के बारे में हम काफी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एज आई सेड बिफोर, नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, राइट? दिस फॉल्स इन दैट कैटेगरी। अच्छा खासा रिवाइवल है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग बेट बिल्कुल लिया जा सकता है। 1340 के जो लेवल्स हैं, यहाँ तक एक स्टॉक ये स्टॉक एक रन अप दिखा सकता है गिवन द करंट ट्रेंड दैट वी आर सीइंग। जहां तक इंडिसेस की बात है, देखिए 17800 के कॉल पे अच्छी खासी राइटिंग देखने मिली है, वहीं 17700 और 17600 के पुट में राइटिंग देखने मिली है। ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट शायद रेंज बाउंड हो सकते हैं इन द कमिंग डेज, एंड दिस कुड वेरी वेल टाई अप विद द रिजल्ट सीजन दैट इज जस्ट अबाउट स्टार्टेड। बड़े रिजल्ट्स है नहीं, आईसीआईसीआई बैंक ओवर द वीकेंड रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, बट मेरे ख्याल से मार्केट शायद वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का। तो एक रेंज बाउंड मार्केट लग रहा है। 17600 का सपोर्ट ऑन द निफ्टी, 17850 का रेजिस्टेंस जोन। तो निफ्टी फिलहाल मेरे लिए अभी भी होल्ड या अवॉइड कह सकते हैं, फ्रेश ट्रेड में नहीं इनिशिएट करूंगा। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड हैज अ लॉट ऑफ स्टीम लेफ्ट। यहाँ पे 42600, 42800 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। 41800 जो कल का लो भी है, ये आपके लिए सपोर्ट जोन रहेगा। जहां तक स्टॉक्स की बात है, 2 पिक्स स्टॉक्स में हम काफी एक्शन देख रहे हैं, ये कंटिन्यू रह सकता है।
SRF, जो ट्रेंड शुरू हुआ था, irrespective of the market move, we've seen a very steady uptrend in the stock. 24-25 का एक रेजिस्टेंस जोन था, इसको क्रॉस करके स्टॉक अपट्रेंड में अभी भी चल रहा है। मेरे हिसाब से इसको 2525 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 2430 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली अतुल ऑटो एंसिलरी स्पेस में हम ट्रैक्शन देख ही रहे थे, और अतुल ऑटो में पिछले 8 से 10 सेशन में एक मैसिव जंप आया है, और कल इसने अपने 415 के रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। तो यहाँ पे 435 के टारगेट के लिए बाय करें। 415 जो इसका रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट और स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा। ओके, ऑल राइट। सो ये अतुल ऑटो आपकी पसंदीदा स्टॉक, इसकी बात काफ़ी होती है, ठीक है। कुछ ये टारगेट्स हम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं स्क्रीन पर। कुछ और रिपोर्ट्स की भी बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनले की इंडियन होटल्स पर भी रिपोर्ट आई। 388 का टारगेट दिया विनोद, और इनफैक्ट जो एक बड़ा ट्रिगर है होटल इंडस्ट्री के लिए, उनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, और साथ ही इनके लिए तो खैर इन्हें और भी दूसरे ट्रिगर्स जो बताए इंडियन होटल्स के लिए, उनके जेवी से बेहतर एक्सपेक्टेशन। पर अदरवाइज होटल इंडस्ट्री के नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? Q4 के नंबर्स अगर आप ट्रैक कर रहे हो, स्पेस के कैसे आ सकते हैं? यहाँ कोई प्रिफर्ड बेट होंगी? विनोद, this question is for you. Okay, sorry. So yeah, होटल इंडस्ट्री ओवरऑल स्पेस देखें तो ये क्वार्टर काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर उनकी इंप्रूवमेंट मार्जिन में समझे, ARR ग्रोथ काफी अच्छी रही है, राइट। एट द सेम टाइम आई मीन यूटिलाइजेशन और ऑक्यूपेंसी जो कहते हैं, ऑक्यूपेंसी में भी काफी बेहतर इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हमारे हिसाब से ये क्वार्टर काफी बेहतर माना जाएगा और काफी स्ट्रॉन्ग है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि अर्निंग्स अपग्रेड देखने को मिल सकती है सारे होटल स्पेस में। और अगर मैं 2-3 साल के अगर मैं पर्सपेक्टिव से समझूं तो डेफिनेटली ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन चाहे इंडियन होटल्स में दिखाई दे रहे हैं या चाहे दूसरे होटल्स में भी दिखाई दे रही है, प्रीमियम वैल्यूएशन हमें लगता है सस्टेन करनी चाहिए। क्योंकि 3 साल से 4 साल का अगर मैं ये टाइम पीरियड देखूं तो अभी मैं डिमांड सप्लाई का अगर सिनेरियो समझूं तो ये जो इंक्रीमेंटल जो डिमांड है, दैट वुड आई मीन सरपास ऑफ इंक्रीमेंटल सप्लाई, क्योंकि सप्लाई हार्डली 3 से 4% आने वाली है, और जो डिमांड है दैट शुड सस्टेन इन डबल डिजिट 8 to 10% प्लस और 12% तो वो सस्टेन करनी चाहिए। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मुझे लगता है कि सॉलिड ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यस, नियर टर्म में बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ये सब का जो हमें थोड़ा सा अभी जो कंसर्न जो भी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ये स्पेस में निवेशक को अच्छे खासा रिटर्न बनने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक नज़रिया आपको कंजम्पशन प्ले पर तो मिल ही रहा है, और इंडियन होटल्स का जहाँ जिक्र आप कर रहे हैं विनोद, एक बार टेक्निकल चार्ट चेक भी होना चाहिए। किरण, आपकी राय क्या होगी? मॉर्गन स्टैनले की भी ताज़ा रिपोर्ट आई है इंडियन होटल्स में, और इस वक्त अगर देखें तो मार्च 2023 में रूम रेट्स जो है उनमें बढ़ोतरी है, और ये उम्मीद से ज़्यादा देखने को मिली है। इस रिपोर्ट का माने 388 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। जॉइंट वेंचर्स जो लगातार होते हुए दिख रहे हैं, उनसे बेहतर ग्रोथ की संभावना है। टेक्निकली चार्ट चेक भी कीजिए इंडियन होटल्स के 332 के लेवल्स पर करीब 1.5% की तेज़ी हमने कर लिखी है। सो लॉन्ग टर्म चार्ट अगर हम देखें तो प्री कोविड से पहले जो रेट हम देख रहे थे 160-170 का एक रेजिस्टेंस था। पोस्ट कोविड हमने देखा कि जैसे ही वो लेवल को टेक आउट किया गया 2021 में, अक्टूबर सितंबर महीने की बात है, उसके बाद एक वन वे रैली हमने देखी इंडियन होटल के ऊपर, या तो ओवरऑल होटल सेक्टर के अंदर, टूरिज्म सेक्टर के अंदर, रिवेंज, ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। उसके चलते हमने इंडियन होटल में 345-350 तक के लेवल्स देखे। अब करीबन नवंबर 2022 से ये स्टॉक एक टाइम जोन करेक्शंस के अंदर है। हमने देखा कि 350 से स्टॉक में एक प्राइस करेक्शन भी आया, जो 280 जहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज थी वहां तक रिस्ट्रिक्ट हुआ, वहां से वापस वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। जो टाइम करेक्शन आना था हमें लग रहा है वो आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है। स्टॉक कंटिन्यू हायर टॉप हायर बॉटम में वापस ट्रेड कर रहे हैं, अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो काफी अच्छे सेटअप के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग हम जा सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर अगर कोई देख रहा है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन 305-300 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें एज ए इन्वेस्टमेंट बेट ले सकते हैं। एज ए ट्रेडर अगर आप लेना चाहो अग्रेसिव बेट, सो 320 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट लेवल के ऊपर हम 350 एक पिवट रेजिस्टेंस है, और जैसे 350 का लेवल क्रॉस होता है we can expect at least some very good level somewhere around 400 kind of in Indian hotel। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके डेफिनेटली जाना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर। 400 तक के लेवल हम एक आध महीने में देख सकते हैं इंडियन होटल के ऊपर।
फ्रंट पर भी खरीदारी की राय और इन्वेस्टमेंट फ्रंट पर तो इंडियन होटल्स जो है लुक्रेटिव नजर आता ही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और मुनाफे का फंडा सेगमेंट का रुख करते हैं। आज हमारे साथ स्वस्तिका के गिरीश सुडानी जुड़ गए हैं अपनी मुनाफे का फंडा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की कॉल्स लेकर। गिरीश, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सा है मुनाफे का फंडा आज, कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स हैं आपके रेडार पर? हाय, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम देख रहे हैं बाजार आईटी स्टॉक्स को लेके काफ़ी वोलेटाइल हो गया है, तो हम उसके बेसिकली हेज करना चाहते हैं अलग सेक्टर्स को लेके। तो हमने इसमें फार्मास्यूटिकल्स में एक पिक चूज करा है, डेट इज जाइडस लाइफ साइंस। इसका रीजन बिहाइंड ये है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लॉन्च इन्होंने जो यूएस में करे हैं, उसका ग्रोथ प्रोजेक्शंस इनको अगले नेक्स्ट क्वार्टर टू 3 क्वार्टर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट भी एक्सपेक्टेड काफी ग्रो कर रहे हैं, इनके जो नए केमिकल एंटिटीज आई हैं उसको लेकर। एंड रिसेंटली जो यूएस अथॉरिटीज रेगुलेटर्स से इनको जो जेनेटिक प्रोडक्ट्स के रिसेंट अप्रूवल्स मिले हैं उसको लेकर कि ये पिक काफी अच्छी स्ट्रांग आती है हमारे लिए। जाइडस के लिए हम बाय करने का टारगेट दे रहे हैं 575 फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर्स का। ये मेरा पहला पिक है। द सेकेंड पिक व्हाट आई एम चूजिंग राइट नाउ इज आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन हमने 235 की रेंज के लिए रखा है टारगेट, 280 प्लस का 1 साल की होल्डिंग को लेके। एथेनिक्स ब्रांड्स में जो इनके नए वर्टिकल्स लॉन्च हुए हैं उसको लेकर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है 900 प्लस सिटीज में। इसके लिए हम लोग इसका टारगेट 280 प्लस का लेके चल रहे हैं फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर। राइट, ऑलराइट गिरीश, बहुत शुक्रिया। जाइडस आपने बहुत शानदार स्टॉक लिया है, नो डाउट। यहाँ पे एक बड़े ड्रग लॉन्च भी है, इनफैक्ट एक बड़ी मलेरिया ड्रग की बात आ रही है। जाइडस के स्टॉक में एक्शन है, लेके आइए डायरेक्टर साहब। जाइडस लास्ट 1 साल का चार्ट दिखाइए। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन फंडामेंटल बदलाव आ रहे हैं कंपनी में, ट्रिगर्स हैं बहुत सारे जो गिरीश बता रहे थे। ये देखिए 41% रिटर्न लास्ट 1 ईयर में, और अभी भी यहाँ से स्कोप नज़र आ रहा है गिरीश को। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे क्विक चार्ट चेक्स लेते हैं। कल PSU बैंक्स में जो अच्छी तेज़ी आई, वैशाली में आपसे बैंक ऑफ बड़ौदा डिस्कस करना चाहूँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पीक आउट किया था करीब 220 के आसपास। देखिए ये 1 साल का चार्ट डायरेक्टर साहब। बैंक ऑफ बड़ौदा में कल भी काफ़ी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं और डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी नज़र आ रही है। क्या इसका नियर टर्म करेक्शन ओवर हो गया और अभी ये आगे बढ़ सकता है, इस भाव से लिया सकता है? करीब 175 पर ट्रेड कर रहा है। I would definitely think so because 168 का सपोर्ट बन गया है और राइजिंग ट्रेंड लाइन मतलब हायर बॉटम्स बन रहा है। एंड yesterday's candle was very convincing for an upward move, so ट्रेंड में ऑलरेडी आ चुका है। एंड द प्रीवियस हाई ऑफ 176 जो अभी हमने देखा है, दैट नीड्स टू बी मूव्ड पास। तो हम देखेंगे 185 188 के नेक्स्ट टारगेट आएंगे। ये तो हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। किरण, हैवल्स के चार्ट को लेके आइए। हैवल्स जो है, जब अगर आप देखें, अगर आप ये पूरी स्पेस को ऑब्जर्व करें, बजाज इलेक्ट्रिकल चल रहा था, KEI, पॉलीकैब दिग्गज स्टॉक बन गए। हैवल्स एक साइडवेज रिएक्शन, एक मूव में चला गया था। इसका थोड़ा लंबा चार्ट लेके आइए 1 साल का। ये देखिए कहीं ना कहीं हैवल्स में एक रिकवरी ट्रेड शायद बन रहा है। ये देखिए, इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करें KEI, बजाज इलेक्ट्रिकल, पॉलीकैब ऑल टाइम हाई करीब है। हैवल्स लास्ट 1 साल में 5% नेगेटिव है। अगर वाकई में यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड बनाए तो अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। लेकिन लेवल्स कहाँ एंटर करें, किरण बताएंगे। किरण, हैवल्स में क्या ट्रेड बनाए, कल का वॉल्यूम बेस्ड एक्शन देख के बताइए। सो ओवरऑल लेवल्स की अगर हम बात करें तो एक काफी अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर, और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट के अंदर देखोगे सो क्लियरली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशंस दिख रहा है। कल उससे ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के साथ साथ आपने जैसे बताया, हाईलाइट किया है कि वॉल्यूम भी काफी अच्छे हुए, डिलीवरी मार्किंग भी काफी अच्छा हुआ है। तो जब तक ये 1200 के लेवल के ऊपर है, डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 1200 के ऊपर इसको लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल जिस तरह का सेटअप है, इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हम देख रहे हैं वो 1260 1250 के आसपास देख रहे हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। 1170 के स्टॉप लॉस के साथ लेवल्स में करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो हेवल्स पर बात रही। कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं जिनमें अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न्स हैं। रेमंड जैसा स्टॉक, आदित्य बिरला की अभी बात कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट भी, लेकिन रेमंड इनका, क्योंकि टेक्सटाइल स्पेस में जितने भी रिटेलर्स हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को डील करते हैं, वहाँ पर अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है।
रेमंड्स के चार्ट पर एक बार आप चार्ट चेक करके हमें बताएं किरण, इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बिल्टअप हुआ है, क्या इसे खरीदारी के मौके इस वक्त ढूंढने चाहिए इसमें? सो रेमंड की बात करें तो जिस तरह से रियल एस्टेट का एक स्टोरी इसमें चला था, हमने देखा कि एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऊपर में 1650 तक के हाई आसपास के एक पीवट हाई है, वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। वो जो करेक्शंस, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शंस जो कंप्लीट हुआ, कहीं ना कहीं अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना के स्टॉक वापस 1300 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहां उसको 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। कल जिस तरह के वॉल्यूम्स हुए थे, हम क्लियरली देख रहे हैं कि एवरेज 20 दिन के वॉल्यूम्स के ऊपर हुए विद हाई डिलीवरी मार्किंग। तो मेरे हिसाब से रेमंड में कोई भी अगर डिप आता है तो करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, कहीं ना कहीं आप 1320 1310 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग करके जाइए, और अगर आपका नजरिया थोड़े दिन के लिए मतलब होल्डिंग वाला, एक आध महीने आप होल्ड कर सकते हो, सो डेफिनेटली ये स्टॉक वापस 1600 तक जा सकता है। सो ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है, 1320 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली हम इसमें लॉन्ग करके जा सकते हैं। रेमंड पे तो ये व्यू रहा, और साथ ही आप देखें तो वेदांत फैशन भी 200 DMA के ऊपर है। क्या ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है अजय, क्योंकि आप पूरे रिटेलर्स को देखें, आदित्य बिरला को अभी कितने बड़े रेंज के बाद अब इस पर बाय कॉल्स आनी शुरू हुई हैं, रेमंड्स चल रहा है और वेदांत फैशन भी 200 DMA के ऊपर है। देखिए वेदांत फैशन में हुआ क्या था कि जब ये कंपनी अपना IPO लेके आई थी, काफ़ी ज़्यादा बाजार में भी काफ़ी फैंसी था, और ये कुछ 40 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे चला गया था। इतनी ज़्यादा बाइंग हुई कि स्टॉक एक्सटेंड हो गया। लेके आइए सब 1 साल का चार्ट, उसके बाद इसके अंदर एक करेक्टिव फेज आया, फॉलो अप बाइंग नहीं आ पाई। लेकिन रेमंड में वेदांत फैशन जैसा एक बिजनेस है, हाँ करेक्ट, राइट, मान्यवर के जैसा, एग्जैक्टली जो उन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है, एथनिक्स उसका नाम है, वो धीरे धीरे इंक्यूबेट हो रहा है, छोटा है, और दुनिया भर के दूसरे ट्रिगर्स हैं। उसमें वैल्यू अनलॉकिंग का ट्रिगर है, एक बिजनेस वो IPO करना चाहते हैं, उसके अंदर रियल एस्टेट का ट्रिगर है, अपैरल, उसमें आदित्य बिरला फैशन जैसा अपैरल रिटेलिंग भी है, और एक्सपोर्ट भी उनका बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट CFO गारमेंट एक्सपोर्ट, या तो इसके अंदर एक पूरी आपको ये 1600 रुपए से करेक्ट हो गया रेमंड। कल हमने देखा एक बड़ी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग वापस आई है इसके अंदर। हम एक हफ्ते पहले ही मैनेजमेंट थे हमारे यहाँ, बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, लेकिन वो सब बोला था। तो कहीं ना कहीं इसमें रिस्क रिवर्ड वैल्यूएशन बाकियों से कंपेयर ठीक लग रहा होगा, इसीलिए अच्छी बाइंग आ रही है। तो बिल्कुल अच्छी बाइंग है, और अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में जो एडवांसमेंट है, इसके चलते वैल्यू अनलॉकिंग इस वक्त रेमंड के चार्ट्स पर इस वक्त रिफ्लेक्ट होती हुई भी देख रहे हैं, और यहाँ पर इनके कारोबार में भी रिफ्लेक्ट होती हुई। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर ब्रेकआउट हैं, जहाँ पर अच्छा एक्शन कल के सत्र में दिखा था, उस पर बात करेंगे। 9:40 पर हमारे साथ कौस्तुभ पावस्कर होंगे ITC पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। शेर खान से कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इन सभी के बीच कौन से एक्शन स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा बताइए। जी, बॉम्बे डाइंग का फोकस में रह सकता है आज। माधुरी मधुसूदन की कंपनी में 1.65% हिस्सेदारी है, और ये इंफॉर्मेशन जो आई है मार्च शेयर होल्डिंग जब डिस्क्लोज की गई कंपनी की तरफ से, तो वहाँ पर ये एक जानकारी निकल कर आई। और की ट्रिगर्स भी हैं कंपनी के लिए जिसके कारण आपको यहाँ पर नज़र रखनी है। राहुल आनंद के CEO रियल्टी बिजनेस के जो CEO बने हैं, उसके बाद एक टर्न अराउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इन तमाम अपडेट्स के चलते बॉम्बे डाइंग फोकस में रह सकता है। इसके अलावा भी कुछ फंड एक्शन हुए हैं। पूना वाला फिनकॉर्प में हमने जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी उस खबर पर मुहर लग चुकी है। यहाँ पर एक फंड एक्शन हुआ जिसमें कि संजय चमड़िया ने 290 रुपए के भाव पर 83 लाख शेयर्स बेचे हैं, और मयंक पोदार की तरफ से भी 17 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है 290 रुपए प्रति शेयर पर। और सामने आदित्य बिरला, सन लाइफ म्यूचुअल फंड, प्लूटस वेल्थ इनके खरीदार रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट में भी यहाँ पर एक फंड एक्शन हुआ है जिसमें कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि ओपेनहाइमर ने कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है, और इसमें जो बायर्स हैं उसके भी नाम आ गए हैं, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और सिगांट इंडिया ने यहाँ पर कुछ ये जो शेयर्स हैं उनकी खरीदारी की है। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स भी फोकस में रहेगा। NCD के जरिए 206 करोड़ जुटा लिए हैं कंपनी ने। रकम का जो इस्तेमाल है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा। इसके अलावा FY23 में हाईएस्ट एवर सालाना बिक्री कंपनी ने पोस्ट की है, 28% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। तो आज कोल्टे पाटिल
मेटल पर भी नजर रखिए। इसके अलावा कुछ नतीजे भी आए हैं कैश सेगमेंट से। क्विक हील के नंबर्स आए और कमजोर नंबर्स देखने को मिले हैं। आय में करीब 50% से ज्यादा की गिरावट, मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी, और कामकाजी फ्रंट पर भी देखेंगे तो घाटा ही कंपनी ने पोस्ट किया है। और इसके अलावा कंपनी के CFO ने भी यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। इस वजह से आज एक दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं जस्ट डायल की बात करें तो काफी शानदार नतीजे, आय में 5% की बढ़त, मुनाफा 11% बढ़ा है। मार्जिन के फ्रंट्स पे नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। 23% की ग्रोथ कामकाजी मुनाफे में, और मार्जिन भी 12% से बढ़कर 14% से ज्यादा के कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो इसका भी रिएक्शन आज आप स्टॉक पर देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स रहे एक्शन स्टॉक्स में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। चलिए अब एक बार आज सुबह जब हम निकुंज डालमिया से बात कर रहे थे, उनका एक व्यू समझ रहे थे बाजार पर, कि वो इस वक्त किस तरह का व्यू बना रहे हैं मार्केट्स पर, कौन से स्पेसेस उन्हें समझ आ रहे हैं। आइए एक बार फिर से सुनवाते हैं उनकी कन्विक्शन। कल के मार्केट में देखें तो अगर जो 90% गिरावट है इन्फोसिस की वजह से, आपको ये समझना है कि क्या आईटी कंपनियों के खराब नतीजों की वजह से क्या जो मार्केट का रुख है इस समय परिवर्तित हो सकता है। मेरा मानना नहीं होगा। मेरा इसलिए मानना नहीं होगा बिकॉज आईटी इज़ नॉट द लीडरशिप सेक्टर। निफ्टी के अंदर जो आईटी का जो टोटल एक्सपोजर है वो 14% के आसपास है। बैंक्स और फाइनेंशियल का जो टोटल वेटेज है वो 35% के आसपास है। एक ज़माना आता था इन्फोसिस को छींक आती थी और मार्केट को बुखार आता था। मुझे नहीं लगता है कि वह ऐसा समय है कि इन्फोसिस को देख करके, आईटी को देख करके जो समस्या है उसकी वजह से पूरा मार्केट धराशायी होगा। इस मार्केट के अंदर मेरा अभी भी मानना है कि इस बार जो मार्केट में सरप्राइज आएगा वह कैपिटल गुड्स से आएगा, वह इंजीनियरिंग से आएगा, वह PSU बैंक से आएगा। सो वी विल बी ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट इन द अर्निंग सीजन एंड वी विल बी ऑफ टू अ गुड फिनिश। मुझे लगता है अब रुक आएगा इस बार। ICICI बैंक एक प्रकार का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, कुछ दिनों से नहीं उसमें चाल आई है मगर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है एंड द बैंक इज फायरिंग फुल सिलेंडर्स। उनका रिटेल बिजनेस ग्रो कर रहा है, कॉर्पोरेट बिजनेस ग्रो कर रहा है, कासा ग्रो कर रहा है, इन सब्सिडरीज ग्रो कर रही हैं। तो फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट वह एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है। रिलायंस में भी चाल आई है। रिलायंस के अंदर कई ट्रिगर्स हैं। रिलायंस के अंदर हो सकता है नंबर्स के साथ हमें क्लैरिटी देखने को मिले। ये पहला क्लीन क्वार्टर है जिसके अंदर रिलायंस के अंदर हम जो एक्सपोर्ट जो विंडफॉल गेन्स का जो इम्पैक्ट था वह शायद कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये पहला क्वार्टर है जिसके अंदर रिलायंस के अंदर और हमें जियो के अंदर जानकारी देखने को मिलेगी। तो उनका जो एक्सपेंशन है और जो एंटरप्राइज बिजनेस उसमें क्या हो रहा है, हो सकता है हमें कुछ और आइडिया मिले कि रिलायंस के जो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो फ्री शेयर हैं वह कब तक लिस्ट होने वाले हैं। तो रिलायंस कई दिनों के बाद अब एक मोमेंटम दिखा रहा है और मार्केट का रुख दिख रहा है कि लीडरशिप मार्केट में बदल चुकी है। एक साल पहले, सवा साल पहले केवल आईटी का गुणगान चल रहा था और लोग आईटी का गुणगान चल रहा था और अब ITC का गुणगान चल रहा है। तो मार्केट के अंदर ऐसा ही होता है। आईटी के आगे सी लगा दिया, ITC हो गया जो ऑल टाइम हाई पर है। इनफैक्ट ITC पे हम एक स्पेशल एनालिसिस भी करेंगे 9:40 पे। इस भाव से क्या करना चाहिए, अगर आप लेके बैठे तो आपको क्या करना चाहिए, और इसके वैल्यूएशन कंपैरिजन कैसे इस समय लग रहे हैं बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में। कौस्तुभ पावस्कर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और हम वो देख रहे हैं कि नॉन ITC कंज्यूमर स्टॉक्स में भी चाल है। ब्रिटानिया, नेस्ले, जुबिलेंट कल वापस आ गया। जुबिलेंट काफ़ी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वैशाली, आपको लगता है जुबिलेंट में एक रिकवरी ट्रेड बन सकता है? यहाँ से काफ़ी एक्शन दिख रहा है वहाँ पे। ओके, वैशाली चली गई। किरण है हमारे साथ। किरण, आप बताइए, अगर एक साल का चार्ट देखें, अंडर परफॉर्म किया हुआ है, बाजार खिंच गया, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं आया है, क्या आप ले लें? इसके अंदर फॉलोअप ट्रेड आ सकता है? जुबिलेंट फूड की बात कर रहे हैं जी हाँ। सो जुबिलेंट फूड अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली हमने देखा कि 630 640 का एक रेजिस्टेंस था। वहां से स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। लोअर बॉटम लोअर टॉप की पैटर्न है। स्टॉक में अभी सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं कि 400 420 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स है। अब स्टॉक उस बॉटम के नीचे जा नहीं रहा है और धीरे धीरे मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर भी हम एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं 400 का लेवल एक अच्छा लेवल दिख रहा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी काफी फेवरेबल लग रहा है। तो कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस है, डेफिनेटली 420 पहला हमारा एक लेवल रहेगा जो एक्यूमुलेशन जोन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 400 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और लॉन्ग करके जा सकते हैं। इनिशियल लेवल पे जो हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे वो 460 65 के आसपास रहेगा। अगर वो रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करेगा तो चांसेस है कि इसमें वापस हम 500 प्लस टारगेट जुबिलेंट फूड में देख सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। 400 के नीचे के स्टॉप लॉस से एज एन इन्वेस्टमेंट बेट जुबिलेंट फूड में ले सकते हैं।
तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, ये बताइए कि आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं ऐसे बाजार में, और बाजार में भी बताएं लेवल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी। बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करें तो पिछले लगभग 8-9 दिनों में अच्छी खासी तेजी थी, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ दिग्गज कंपनीज के नतीजों की वजह से हल्का सा डिप आया। तो अब ऐसा लग रहा है कि बाजार है तो बाय ऑन डिप, बट एक दायरे में रहेगा। रिसेंट में जो डिक्लाइन आया था, लाइक कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो उसने लगभग 17,575 के आसपास के बेस बनाए। बाजार का जो मेजर सपोर्ट है वो 17,442 है। मेरे हिसाब से 17,442 से 18,000 अब ये दायरा रहेगा, कहीं ना कहीं एक बड़े दायरे में मार्केट रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 17,620 के लेवल को सपोर्ट बनाया जा सकते हैं, ऊपर में 17,850 के स्विंग को प्ले करने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा यहाँ पे, जब तक 42,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 42,750 तक के अपसाइड ओपन है। अब हम स्टॉक वाइज बात करें तो सबसे पहला ट्रेड सेटअप हम चोला फाइनेंस में ढूंढना चाहेंगे। चोला फाइनेंस आप देखिए काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बने, लोग के बिल्टअप है और एक पॉजिटिव बुलिश पोल एंड फ्लेग जैसा प्राइस बिहेवियर बन रहा है। 3-4 दिनों के हल्के से डिक्लाइन के बाद वापस अपटिक बन रहे हैं, तो चोला फाइनेंस पर खरीदारी की सलाह रखेंगे। 820 का सपोर्ट है, 870 तक की अपसाइड बननी चाहिए। डिफेंस स्टॉक्स में हमारा पॉजिटिव रवैया है यहाँ पे, चाहे आप HCL की बात करें एफएनओ में या नॉन एफएनओ, आप BDL और दूसरे काउंटर की बात करें तो HCL में लो बीटा नीम है, सस्टेन बाइंग है, हर कोई छोटा सा डिप आता है खरीदारी में तब्दील हो जाता है। 2,770 के सपोर्ट, ऊपर में 2,950 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, चोला फाइनेंस की बात कर रहे हैं आप चंदन। हाई गुड मॉर्निंग। और एक महीने में अगर देखेंगे चोला इन्वेस्टमेंट के स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 15% के अपमूव्स देखे जा चुके हैं, तो क्लियरली स्टॉक में एक मोमेंटम तो है ही, बिल्टअप होता हुआ आगे भी नजर आएगा। लेकिन चंदन, आपसे ही होगा अगला सवाल। ICICI बैंक प्री ओपन में इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूती नजर आ रही है, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर नजर भी है। आज सुबह जब वैशाली हमारे साथ जुड़ी थी, SBI का जिक्र उन्होंने किया था, और ICICI बैंक तो इस हफ्ते नतीजे भी जारी करने वाले हैं। आप बताइए, आपकी राय क्या होगी? देखिए, दिग्गज जो स्टॉक्स है उनके नतीजे रहेंगे तो उसके चलते थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, बट मेरा ऐसा मानना है कि ICICI बैंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर बन रहा है। यदि किसी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू यहाँ पे समझने हैं तो स्टॉक में आप देखोगे पिछले लगभग 2-3 पे हायर टॉप हायर बॉटम के सेटअप बने, लगभग 875-880 के जोन निकालने के बाद नया मोमेंटम बना है। तो कहीं ना कहीं इमीडिएट बेसिस पे 885 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 940 तक के टारगेट के लिए। पोजिशनली बात करें तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप 850 की तरफ आता है तो लेना चाहिए, ऊपर में 1150 से 1200 के पोजिशनल टारगेट के लिए भी। ठीक है, ऑलराइट। ICICI बैंक पर बैंक्स तो अच्छे खासी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन चंदन पीछे जो अच्छी खासी मूव रियल एस्टेट में थी थोड़ी सबड्यूड हुई है, लेकिन ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स में अब भी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। क्या इस स्पेस से कोई और स्टॉक जो आपके रडार पे है, या फॉर दैट मैटर ब्रिगेड ही? देखिए, रियलिटी काउंटर एक ऐसा सेक्टर हो गया जो अब जिसमें स्ट्रेंथ नहीं थी बट मोमेंटम बिल्ट हुआ, और अब मोमेंटम बिल्ट होने के बाद थोड़े सपोर्ट बेस स्ट्रेंथ भी बन रही है। यदि हम रिलेटिव रोटेशन ग्राफ को देखें तो जहां तक ब्रिगेड की बात करें तो यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशंस बन रहे हैं, वॉल्यूम सर्ज भी हो रहे हैं, फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे निकल रही है, तो पॉजिटिव बायस रहेगा। 482 के सपोर्ट है, ऊपर में 530 तक के टारगेट के लिए। DLF में भी काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बिल्ट हुआ, बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 400 का मेजर सपोर्ट है, कोई भी डिप आता है तो 400 के सपोर्ट से 444 के टारगेट के लिए यहाँ की अपमूव को प्ले करने की सलाह रहेगी। बाजार खुलने की तैयारी में इस वक्त अगर आप देखें 17,700 के लेवल्स पर कल निफ्टी 17,750 के बार अपनी क्लोजिंग दिखा रहा था, और प्री ओपन में भी हल्की हल्की मजबूती के साथ ही खुलने के आसार। लेकिन बैंक निफ्टी पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के मुकाबले कल बैंक निफ्टी में नजर आई थी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी नजर रखें, क्योंकि सरकारी बैंक स्पेस में कल अच्छा एक्शन दिखा था। SBI ICICI जैसे काउंटर्स जो हैं वो इस वक्त प्री ओपन में भी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं IT स्टॉक्स आगे बढ़ने की। HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर प्री ओपन टिक्स में हरे निशान के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। हालांकि नतीजों के लिहाज से ICICI लोम्बार्ड का शेयर आज फोकस रहेगा, क्योंकि FNO स्पेस की एकमात्र कंपनी ICICI लोम्बार्ड है जो कि आज अपने नतीजे जारी करने वाली है। पूनावाला फिनकॉर्प पर भी नजर रखें, क्योंकि यहां पर इतना स्वदेश 9 मार्च को जो आपको खबर बताई थी, उस खबर की पुष्टि होती हुई दिखी है, और स्टॉक में किस तरह के लेवल्स नजर आएंगे इस पर खास नजर आएगी। टेलीकॉम प्लेस में भारतीय एयरटेल लगातार कुछ सेशन से अच्छा एक्शन दिखा रहे। बाजार
बाजार की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर 17,750 के लेवल से कल क्लोजिंग हमने दिखाई थी और इस वक्त 17,750 के नीचे निफ्टी खुलता हुआ हल्की सी मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी 42,318, तो लगातार मोमेंटम बैंक निफ्टी में और हिस्ट्री को ही रिपीट करते हुए कुछ सेशन से जो कि हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक इस वक्त मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। एचडीएफसी लाइफ में करीब आधे % तक की तेजी। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही कॉशियस स्टांस आपको जरूर अपनाना चाहिए। आज सुबह से ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स भी आपको बता रहे हैं इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाने के बदले स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पर इस वक्त आने चाहिए और इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर भी नजर रखें, क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंटम बिल्ड होता हुआ। मेटल पैक की आज हमने बात की थी, मेटल स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स आज सुबह ही आपको बताया था दोनों सेक्टर्स पर नजर रहेगी। और मेटल स्टॉक्स देखिए बाजार की शुरुआत के साथ ही हिंडाल्को का स्टॉक करीब आधे % की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है। मार्केट के हीट मैप को अगर देखेंगे और साथ ही कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे, टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स इस वक्त बैंक्स फाइनेंशियल्स नजर आएंगे। इसके ठीक पीछे इन्फोसिस जैसे चार्ट्स भी हैं जो कि मजबूती दिखा रहे हैं, वही एलएनटी, रिलायंस और एक्सिस बैंक। रिलायंस के नतीजे भी हैं इस हफ्ते, तो इस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। लेकिन लगार्ड्स में भी टीसीएस जैसे स्टॉक शामिल है। आईटीसी बाजार खुलने के साथ परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन नजर रखनी होगी दिन के दौरान कैसे ट्रेड्स बनते हुए दिख रहे हैं। और डिफेंस से उसमें फार्मा जो है इस वक्त बैक सीट पर। लेकिन आइए मिड कैप में किस तरह का स्टांस है वो भी समझते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट मिड कैप के कुछ स्टॉक्स को जिनको भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे वो एक्शन दिखा रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क इस वक्त टॉप गेनर है, 3% की मूव वहाँ है। और साथ ही आपको जी में आज भी एक्शन देखने को मिल रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में आपको डालमिया भारत जैसे काउंटर्स पर से वापस दिख रहे हैं। एबी कैपिटल कल आपको लास्ट आवर में तेजी में दिख रहा था। फाइनेंस काउंटर्स में मोमेंटम वापस आया हुआ है, यहाँ पर जरूर नजर रखें। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस जो कर रहे थे टाटा केमिकल्स, वहाँ 2.5-3% का डेंट दिख रहा है। यहाँ सोडा एश प्राइस कट हुए हैं इंडिया में और ये इसे इम्पैक्ट कर रहा है। पूरे स्पेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा इस पर आगे एनालिसिस करते हैं। लेकिन फेस ऑफ इट अभी आप इस पर एक प्रेशर तो देख रहे हैं, क्या प्रेशर और बढ़ेगा इसे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टॉक्स जिनमें एक मूव पिछले 2 वीक्स बैक यूएस में शिपमेंट्स के कारण दिखने को मिली थी, फार्मा काउंटर्स वहाँ थोड़े प्रॉफिट बुक हैं। लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। एट द सेम टाइम जो काउंटर्स हम कैश वॉल्यूम्स ड्राई हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। निपॉन लाइफ जैसे काउंटर्स, ब्रोकिंग फर्म्स, एएमसीज, वहाँ पर निपॉन लाइफ जैसे काउंटर्स में भी एक आपको इम्पैक्ट तो दिख रहा है और मैक्स हेल्थ के जैसे काउंटर्स में भी इस वक्त इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन बढ़ने वाले में परसिस्टेंट पर नजर रखें, जो आप अजय बात भी कर रहे थे कि मिड कैप स्टॉक्स, जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो अच्छी हाई ग्रोथ स्टॉक्स होंगे, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स देखिए इसमें वापस आए हैं, जबकि आईटी पर ड्रैग है। प्रियंका देखिए ऐसा है, कल बाजार ने बहुत बढ़िया मौका दिया और मैं अपने व्यूअर्स को और ट्रेडर्स को ये बात याद दिलाना चाहूंगा। कई बार बाजार एक ब्रश से पूरा पेंट कर देता है। तो जो स्टॉक 10-12% ग्रो कर रहा है उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि वो पहले 16-17% ग्रो करता था। इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ, उसको 10% गिरा दिया। जो स्टॉक 25 से 30% ग्रो कर रहा है उसको भी 10% गिरा दिया। तो वो परसिस्टेंट ने मौका दे दिया। कल 10 से 12% आपको इंट्राडे मिला है। अगर आज का दिन में हाँ ये देखिए कल का लो जो है 3900 समथिंग है। 300 रुपए मिल गया, क्या चाहिए? 200 का लॉट है। ऐसे मौकों के लिए तो कहा जाता है कैश थोड़ा रेडी रखना चाहिए। कैश की जरूरत ही नहीं है, फिनो में ये नहीं, आई मीन टू से अपने पास आपको जागरूकता देखिए। अगर आपके पास 10 घंटे हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू हैव 10 hours टू चॉप अ ट्री, स्पेंड 8 hours शार्पनिंग योर नाइफ। और आपकी शार्पनिंग और नाइफ यहाँ 18 स्वदेश करवा देगा, तो आप मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप टाटा मोटर्स का स्टॉक देखें इस समय डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना का डेटा बहुत मजबूत आया। हमने आपको सबसे पहले सुबह बताया था ग्लोबल स्टॉक्स पर नजर रखें। चाइना प्ले है, लग्जरी कार प्ले है टाटा मोटर्स, वैसे भी वहाँ करंट है, वो अच्छा लग रहा है। आप देखिए इन्फोसिस पूरा टेक पैक में सॉलिड रिबाउंड आ गया। हमने आपको सुबह बताया था कि अगर ग्लोबल ग्रोथ पे आशंकाएं कम होती हैं, ज़्यादा भीषण गिरावट की, क्योंकि चाइना का डेटा अच्छा है, तो बहुत सारे ग्लोबल स्टॉक्स शायद रिकवर करें, मेटल स्टॉक्स रिकवर करें। और मेटल काउंटर्स में भी देखिए एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई दे रहा है। कल काफ़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी। चंदन, अगर मुझे मेटल्स खेलना है, ये चाइना डेटा की वजह से काफ़ी अच्छा डेटा आया, 4% के सामने 4.5%, ये जो बीट है बहुत भयंकर है और मेटल चले भी नहीं है। टाटा स्टील बताइए, जब बाजार 16,800 गया था, टाटा स्टील शायद 103-104 गया था। अभी भी टाटा स्टील 110 के नीचे ही है। लेना चाहिए या कोई और मेटल स्टॉक? देखिए, सबसे पहले मैं टाटा स्टील की बात करूं तो टाटा स्टील गिर नहीं रहा है, बट कंसर्न है कि मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है। इमीडिएट देखें तो 110 एक बड़ा हर्डल है और इनफैक्ट यहाँ पे राइटिंग भी 110 के आसपास की स्ट्राइक में हो रही है।
तो 110 निकलेगा तभी इसका अपसाइड ओपन होगा। बट यस, सेटअप यही बन रहा है कि बेस ऊपर की तरफ बन रहा है। मेरे हिसाब से 105-50 के सपोर्ट से यहाँ पे पॉजिटिव बायस बनाना चाहिए। बट फिर भी कंपैरेटिवली देखें तो मैं हिंडाल्को पे ज्यादा फोकस करूंगा। हिंडाल्को में हायर हाइज बन रहे हैं, वीकली चार्ट सेटअप ओके है। 422 का सपोर्ट रहेगा एक बार के लिए, 450-52 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल मेटल पे इनफैक्ट दिन की शुरुआत में बाजार खुलने के पहले जब पहली कमेंट्री अजय आप बता रहे थे, आपने कहा था कि आईटी और मेटल पर नजर होनी चाहिए। आईटी में शॉर्ट है, ओनरशिप कम है, और मेटल में भी अभी ओनरशिप कम है। एविडेंस देखना चाहते हैं ट्रेडर्स की भी डेटा ऐसा क्या है, तो ये मुझे लगता है चाइना डेटा कुछ एविडेंस दे देगा। क्लियर कट इंडिकेशंस इसके तो मिल रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक है जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रेसिशन कैमशाफ्ट। अजय 2 सेशंस में अगर देखें ऑलमोस्ट 25-30% के आप मूव्स देख चुके हैं हम इस स्टॉक में। जी का जो मैजिक है वो इसके अंदर इस प्ले आउट हो रहा है। मुझे भी लग रहा था कि यार ओवरडू तो नहीं हो रहा है, कुछ कह रहे थे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन आज ही 15%। कुछ रिविजिट तो अजय सेम ही एडवाइस रहेगी, बिकॉज देखिए कल हमने जब डिस्कस किया तो यही कहा था कि भाई जिनके पास हो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नई पोजीशंस फिलहाल वेट करें। अब तो और ओवरहीटिंग हमें दिख रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आए। अब कौन से लेवल से आती है ये ऑफ कोर्स कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट व्यू सेम रहेगा। अगर किसी ने कल 50% बुक कर लिया हो तो आज बचे हुए होल्डिंग का 50% बुक कर लीजिए। मोमेंटम है उसे राइड करिए। फ्रेश एंट्री की सलाह देना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, बिकॉज बैक टू बैक इसमें गैप अप ओपनिंग्स मिली हैं। अगर हम जंप देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट आया है, 90 रुपीज से लेके अब ऑलरेडी 145-150 के लेवल्स पे आ चुका है। तो फ्रेश एंट्री तो आप डिप पे ही लीजिए, 125 के लेवल्स के आसपास मिले अगर आपको तो फ्रेश एंट्री लीजिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन पार्टली बुक करते चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करके चलें। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इन दिस स्टॉक नाउ। बड़ा ही मुश्किल फैसला होगा ये, क्योंकि कल पार्ट प्रॉफिट बुक करने की राय आपने दी थी और आज अब अगला पार्ट प्रॉफिट बुक करने की। जिनके हाथ में उन्हें तो खुजली होगी और ये भी सोचेंगे क्या करें आगे। ये होती है और सेल करना भी एक आर्ट होती है। जब कम समय में बहुत बड़ा मुनाफा जाए तो सेल करना ज़्यादा अक्लमंदी का काम होता है। तो ये कुछ बता रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आपको केमिकल स्टॉक्स के बारे में हम बता रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। पीआई इंडस्ट्री को मत छोड़िएगा, वहां पे पीआई इंडस्ट्रीज लेके आई डेटा साहब। एक तो एफिनो स्टॉक है, बीटन डाउन केमिकल स्टॉक है, ये 45-46 तक चला गया था। इसको जरा देखिए, ये चंदन पीआई इंडस्ट्रीज 150 रुपए चला है, लेकिन अगर आप बड़ा तस्वीर देखें तो ऊपर से काफी पिटा हुआ है। क्या इसमें रिबाउंड ट्रेड है? ट्रेड जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो रिसेंट डिप आया उसमें वापस सेलिंग का इंटेंसिटी नहीं दिख रहा है, और आज का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं पिछले 15-20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। टेक्निकली देखें तो 30-32 दिनों के बाद में 50 डेमा को हम होल्ड कर रहे हैं। आई थिंक एक बार स्विंग बनना चाहिए। 3050 जो आज का लो है वो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। एक बार 3220-3250 के स्विंग को प्ले करने के। ऑलराइट, चलिए केमिकल स्पेस की आप बात कर रहे हैं तो अजय फिर टाटा केमिकल्स को भी एक बार डिस्कस करते हैं। 3.5-4% की गिरावट, 3.5% क्या और फर्दर वीक हो सकता है? अभी जो इमीडिएट एक रिपोर्ट आई है इस पर, सोडा एश प्राइस कट इन इंडिया, और उसका इम्पैक्ट देखिए खुलने के बाद भी मौका मिला है शॉर्ट बनाने का। क्या फर्दर और प्रेशर बनेगा इस पे कुछ? सो प्रियंका वेरी लाइकली, क्योंकि देखिए कल की जो सेलिंग थी उसके बाद आज हम इसमें एक फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। हालांकि 950 का जो लेवल है ये राउंड फिगर भी है, और यहाँ पे आप सपोर्ट जोन्स भी हिस्टोरिकली इसमें बने हुए हैं, तो हो सकता है उसके आसपास थोड़ा सा थम जाए। लेकिन अगर उसको क्रॉस करता है देन डोंट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे आपको 920 तक के लेवल्स भी देखने मिले। तो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस हो तो बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें। फ्रेश शॉर्ट पोजीशन अगर कोई इसमें इनिशिएट करना चाहता है तो 950 के नीचे अगर ये 15 to 30 मिनट्स के लिए सस्टेन करता है तब आप फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करें। ऐसे केस में 960 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 920 को मैं टारगेट लेके चलूंगा। चंदन, एक बार क्या फुटवेयर ब्रांड्स पे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है? बाटा इंडिया में भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है और मेट्रो ब्रांड्स भी आज हमारे एक्सपर्ट सुबह दे रहे थे। एक बार यहाँ इस स्पेस पे चार्ट चेक करके बताएं, स्मॉल सब स्पेसेस में कहाँ का इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल, देखिए 3 कंपनीज है स्पेस 3 की बात करें तो बाटा, कैंपस और मेट्रो। तो बाटा का जो मोमेंटम जो पहले रहता था वो नहीं है, बिकॉज पिछले लगभग काफी महीनों से यहाँ पे एक लेगार्ड्स मूव है, कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन चाहिए मोमेंटम को प्ले करने के लिए। मेट्रो ब्रांड्स यहाँ पे जरूर पॉजिटिव प्राइस सेटअप बन रहे हैं। 817 का एक इमीडिएट हर्डल है जो पिछले 5-6 दिन से नहीं अटक रहा, बट उसके बावजूद भी बार बार सपोर्ट आ रही है। तो 817-818 निकलते हैं तो एक कंडीशनल ट्रेड रहेगा, ऊपर में 835-840 के लिए, और नीचे में जो सपोर्ट है वो 790
8 के आसपास रहेगा। तो मेरे हिसाब से 798 के सपोर्ट से 818 820 निकले तो इसमें 3-5% के स्विंग को आप प्ले कर सकते हैं। किरण, जरा HDFC AMC के चार्ट को हमारे लिए एनालाइज करके बताएं। डायरेक्टर साहब, आप लेके आइए 1 महीने का HDFC AMC और आप 1 साल का HDFC AMC लेके आइए। अगर ये 1 साल का ग्राफ देखें तो 15% नीचे है टॉप में। इनफैक्ट इसमें कैप्चर भले ही ना हो रहा हो, ये यहाँ पे 2300 दिखा रहा है, लेकिन 3200 रुपये का तक का भाव था इसका IPO के बाद। भयंकर फ्रेंजी आई थी। लेकिन 1 महीने में अगर आप देखें 125 रुपये चला है। ये सेंस दे रहा है कि वर्स्ट जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स की एक बास्केट बनाइए आप। HDFC AMC, बिरला AMC, CDSL, NSDL तो लिस्टेड नहीं है, कैम्स, एंजल, 5 पैसा और HDFC AMC, और उसमें आप देखिए कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपको किसी एक स्टॉक पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप 10% डाल दीजिए और ये एक मार्केट बास्केट बना लीजिए। ये रीज़न क्यों कह रहा हूँ मैं, ये देखिए एंजल जो है 2200 रुपये का टॉप मार के 900 का बॉटम बना के पिछले 1 हफ्ते में चला है, क्योंकि मार्केट बॉटम में आउट प्रोसेस कर रहा है। रेट हाइक्स पीक आउट हो रहे हैं, इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है। ये मार्केट बास्केट आपको 1 साल के अंदर 6 महीने में मोतीलाल ओसवाल, जहां प्रमोटर बाइंग नजर आई थी, एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये ऐसा मानना है। लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स मैं किरण से HDFC AMC डिस्कस करना चाहूंगा। क्या इसमें एक पोजिशनल बेट लेनी चाहिए इस समय? हाँ, सो HDFC AMC की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमने देखा था कि कोविड के बाद जिस तरह से SIP नंबर और AUMs बढ़ रहे थे, आज भी हम देख रहे हैं कि 12,000 करोड़ के आसपास की SIP हो रही है। एंड HDFC AMC वन ऑफ द टॉप काउंटर है। हमने देखा था 3300 के आसपास का टॉप बना था, वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली एक फॉलिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब रिसेंटली जिस तरह के लो बने थे, अपने IPO की जो लिस्टिंग प्राइस थे उससे भी नीचे के बॉटम HDFC AMC में बने, वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली एक रिकवरी हमने देखी है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन्ड है। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को कहीं ना कहीं 1785-90 के लेवल के आसपास दिख रहा है। सो 1800 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन है। अब वापस मैं रिपीट करूं तो अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से डेफिनेटली एक पोजिशनल बेट बनता है। करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है 1780 1770 तक मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है पोजिशनल ट्रेड के लिए, वो 1700 का रहेगा। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, वी आर एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग 1900 प्लस टारगेट इन HDFC AMC इन कमिंग 1 मंथ। सो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाना चाहिए HDFC AMC। क्या करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग्स कीजिएगा HDFC AMC पर। विनोद, ITC पर एक बार आपसे राय और आपसे ओवरऑल फंडामेंटल आउटलुक हम जानना चाहेंगे। विनोद है हमारे साथ? ठीक है, चलिए विनोद नहीं है, लेकिन इस वक्त ITC के चार्ट्स अगर देखें अजय, ITC एक समय था जबकि मीम्स का हिस्सा बनता था और अब ये स्टॉक जो है मोस्ट फेवरेट कैटेगरी में आ चुका है। इसके ट्रिगर्स भी हैं और ITC पर लगातार हम देख भी रहे हैं एक के बाद एक खबरों का सिलसिला। FMCG में अट्रैक्टिव, देखिए ITC में एक करेक्टिव फेज आ गया था। पहले 180 वाला 380 गया, 395 गया, उसके बाद नीचे ये वापस आया है लगभग 175 के 275 के आसपास। वहां से भी ये घूमना शुरू हुआ है। तो क्या ये नेक्स्ट लेग शुरुआत है? ये डिस्कशन हम 940 पे करेंगे। ये चीज है। ठीक है, लेकिन इस बीच एक चार्ट चेक क्विकली जान लेते हैं ITC पर। कुछ आपसे राय लेना चाहेंगे। ITC के फंडामेंटल्स पर तो विस्तार से बातचीत होगी ही, लेकिन ITC के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? तो मानसी, मैं क्रिकेट का एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूंगा। जैसे हम कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। देखिए बिल्कुल वही चीज यहाँ पे प्ले आउट हुई है। एंड हर एक क्रिकेटर, हर एक प्लेयर के लाइफ में क्लीन पैच आता है। ITC का बहुत ही लंबा लीन पैच चला था जब ये मीम्स का हिस्सा बना था, बट आफ्टर दैट द काइंड ऑफ मूव दैट इट हैज शोन, एंड यू राइटली सेड कि अब ये इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स दोनों का ही फेवरेट बन चुका है। more or less like the Virat Kohli or the Sachin Tendulkar story if you want to compare it to one। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से अच्छा खासा मोमेंटम इसमें अभी भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिप आया था करीब 375 के आसपास अक्यूमुलेशन जोन था। 400 के लेवल्स की हम काफी समय से बात कर रहे हैं। अब जब ये लेवल आ चुका है, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती है अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया हो तो। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं, मेरे हिसाब से इसमें आप बने रहिए। 440 475 के जो जोन्स हैं, ये एज एन इन्वेस्टर आपको एज अ नेक्स्ट लेवल एम करना चाहिए एज अ टारगेट। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा आपका फॉर अ पोजिशनल बेट 375 जो इसका सपोर्ट जोन रहा है, मीडियम टर्म सपोर्ट जोन, वो आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। ठीक है,
ऑटो पैक आज थोड़ा वापस आता हुआ दिख रहा है। क्या टाटा मोटर्स के तो रीज़न दूसरे भी हैं, जेला के फ्री कैश और उसके जो अपग्रेड्स, बड़े अपग्रेड्स हैं टाटा मोटर्स के, चाइना इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग, वो रीज़न है। लेकिन टाटा मोटर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आयशर मोटर्स में भी स्ट्रेंथ वापस दिख रही है। चंदन, इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर्स कौन से दिख रहे हैं ऑटो पैक में? देखिए, निफ्टी ऑटो की बात करें तो निफ्टी ऑटो ने अपना गियर चेंज किया है। इवन वीकली चार्ट पे देखें तो एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसको एक्जैक्टली सपोर्ट लेके टर्न मारा है। डेली चार्ट पे भी सेटअप काफी अच्छे है, तो सारे के सारे ऑटो में थोड़े से यहाँ पे स्विंग बने हैं। हालांकि प्रेफर्ड की बात करोगे तो हम टाटा मोटर्स का ही जिक्र करेंगे, जिस हिसाब से इसमें प्राइस सेटअप बने। हालांकि रनअप हो चुका है, तो डिप आए तो इसको पिक करें। लगभग 460 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। कोई भी डिप 470-72 के आसपास आता है तो लेना चाहिए। आयशर मोटर में भी यहाँ पे बॉटम आई बने हैं, जब से इसमें अपग्रेड आए हैं स्टॉक में थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। तो लगभग 3170 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 3400 तक के स्विंग के लिए। तो आई थिंक ये दो काउंटर रहेंगे, और किसी को कम रिस्क लेना है और मोमेंटम प्ले करना है तो वो टीवीएस मोटर हो सकता है। जरूर 2 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, बट स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि जिस दिन ये चला उस दिन 8-10% का मोमेंटम एक दिन में दिखा देगा। ठीक है, तो टीवीएस मोटर भी आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए पसंद आता है, या फिर जो ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है उनमें से टाटा मोटर या आयशर मोटर आप देख सकते हैं। आगे 9:50 पर आप गौतम त्रिवेदी के साथ खास हमारी बातचीत भी देखेंगे, बाजार पर उनका क्या फंडामेंटल व्यू बन रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट जितने भी समर ट्रिगर वाले स्टॉक्स थे, चाहे वोल्टास हो फॉर दैट मैटर इन कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड एज वेल एज वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक, इनमें भी एक मोमेंटम वापस आ रहा है। क्या कुछ आप बताएं, इस स्पेस में कोई स्टॉक समझ आ रहा है? तो देखिए, इसमें वरुण बेवरेजेस ही बाय फार ये टॉप पिक रहेगा। जिस तरीके का इसमें मोमेंटम डेवलप हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पे हल्का सा हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, बट उसका कंफर्मेशन फिलहाल पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से वरुण बेवरेजेस स्टॉक जो आपके रेडार पे अब भी होना चाहिए। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो कम क्वांटिटी में ही सही, बट एक पोजीशन इनिशिएट यहाँ पे आप कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए 1425 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए ऐसा स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। मेरे लिए इसमें 2 बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। पहला 1500 का है, दूसरा 1550 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे इतने अच्छे मूव के बाद भी मुझे फेवरेबल लग रहा है, और जो अपसाइड है ये कंटिन्यू रह सकती है। एंड द स्टॉक हैज बीन डूइंग वेल इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ तो बहुत ही क्लियरली इसमें विजिबल है। सो वरुण बेवरेजेस विल बी माय टॉप पिक इन दिस स्पेस। ठीक है, वरुण बेवरेजेस आपका टॉप पिक रहेगा। ये लेके आइए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स आपको याद होगा रिसेंटली एक ब्लॉक हुआ था और उसके अंदर सेलिंग आई थी। ब्लॉक के टाइम पे अक्सर सेलिंग आ जाती है क्योंकि सप्लाई आती है बाजार में, सिंपल डिमांड सप्लाई का मामला है। लेकिन हमने आपको उस समय बताया था कि इससे फंडामेंटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी एक बड़ी कंपनी जो प्रमोटर होल्ड करते हैं इसके अंदर स्टेक, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स की वजह से ये ब्लॉक किया है। ये देखिए स्टॉक टॉप से गिरा हुआ है, 480 का 90 का टॉप बना के इससे में नीचे, लेकिन एक महीने का ग्राफ दिखाई है। अभी 15-20 दिन पहले ब्लॉक हुआ था, याद होगा आपको। वहाँ से अभी 3.5% और एक महीने का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब। सॉलिड स्टॉक नीचे मिले तो आपको क्या करना है, आप समझदार हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए बॉटम हो गया स्टॉक, 350 वाला 370, 20 रुपये चला है। क्या ये और चल सकता है? किरण आप बताएं। कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? गोकुलदास एक्सपोर्ट। अगर आप देखें जो रिसेंट ब्लॉक हुआ था इसके अंदर, ये 300 350 के आसपास हुआ था, वहाँ से 20 रुपये करीब ऊपर आया है अभी ये। क्या ये और चल सकता है? सो गोकुलदास एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 500 तक के हमने अपस्विंग देखे। वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर, इवन फॉलिंग चैनल से ज्यादा हम टाइम करेक्शंस बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर में कहीं ना कहीं 400 का एक रेजिस्टेंस जोन है और नीचे में आप देखोगे तो 350-340 के आसपास इसका सपोर्ट जोन है। अब लास्ट 2 दिन से जिस तरह से वॉल्यूम इसमें हो रहा है, स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है विद पॉजिटिव नोट, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। सो कंडीशनल बाय रहेगी 370 का लेवल, आप ध्यान रखिए। जैसे 370 का लेवल क्रॉस होता है तो मेरे हिसाब से गोकुलदास एक्सपोर्ट में हम लॉन्ग करके जाएंगे। 370 के ऊपर जैसे हम बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 355 का रहेगा, और 370 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो चांसेस है कि हम वापस 400 तक के लेवल देखेंगे, और मेजर ब्रेकआउट या तो ट्रेंड चेंज करने के लिए उसको 400 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही होएगा, अदरवाइज वापस ही अपनी रेंज के अंदर रहेगा। सो ओवरऑल रेंज है 350 to 400, 370 क्रॉस होते ही हम लॉन्ग करके जाएंगे 400 के टारगेट के लिए, एंड 355 एज अ स्टॉप लॉस।
485 स्टॉप लॉस 400 तक के टारगेट्स। लेकिन इलेक्ट्रोड्स एंड रिफ्रैक्टरीज, चंदन, ग्राफाइट इंडिया, एचईजी जैसे काउंटर्स देखे ऑलमोस्ट 3 to 5% के अपमूव्स आज के सत्र में दोनों स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं। और क्लियरली हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते भी ग्राफाइट इंडिया के काउंटर ने 2022 के बाद की सबसे बड़ी तेजी भी दिखाई थी, तब से ये स्टॉक अच्छा खासा चला जा रहा है। दोनों स्टॉक्स पर राय क्या होगी? देखिए, मैं सबसे पहले एचईजी की बात करूंगा। यहाँ पे वीकली चार्ट में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बने हैं और पिछले 6-7 दिनों से स्टॉक में मोमेंटम बना है, तो आई थिंक ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ है, टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बन रहा है, कंटिन्यूसली पिछले 6-7 दिनों से हायर हायर लोस के सीक्वेंस बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 1027 1028 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1085 तक के लेवल को प्ले करने के लिए। ग्रेफाइट की बात करें तो ये काउंटर में बॉटम हो रहा है बट मोमेंटम नहीं है। 263 का सपोर्ट है बट ऊपर में कहीं ना कहीं 290-92 पे अटक जाएगा। तो दोनों काउंटर बॉटम हो रहे हैं, एचईजी में ज्यादा मोमेंटम है और ग्रेफाइट कहने की मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है, क्योंकि काफी बिटन डाउन रिसेंट मंथ्स में काउंटर को देखने को मिले। तो इन लेवल के साथ यहाँ पे आप थोड़े से स्विंग को प्ले कर सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आज नजर आ रहा है। एयरकॉन इंटरनेशनल, आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी के चार्ट्स देखें। वैसे तो ऑर्डर विंस के चलते पिछले दिनों हमने काफी सारे ऑर्डर विंस की खबरें देखी है, जिसके चलते स्टॉक्स फोकस में हैं, लेकिन आज ये पूरा का पूरा पैक चल रहा है। कुश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी हाँ मानसी, देखिए काफी अच्छा ट्रैक्शन स्टॉक्स में है और मैंने रिसेंटली न्यूज पढ़ी थी जहाँ पे जेएसपीएल ने एक नया प्लान डाला है टू डबल इट्स कैपेसिटी, सो विच शोज दैट सेक्टर में ग्रोथ है, कैपेक्स आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा एक अपमूव आपको सस्टेन्ड बेसिस पे मिल सकता है इन सम ऑफ दी स्टॉक्स। अगर हम ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें तो आरवीएनएल एक अच्छे खासे करेक्शन या माइल्ड कंसोलिडेशन के बाद कह सकते हैं फिर से एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है। सो यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है। 73 ये जो लेवल है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो इसका रिसेंट हाई बना था 79 का वो, और जो मेरा सेकंड टारगेट है दैट इज 82। तो आरवीएनएल मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है और एक अच्छे से करेक्टिव फेज के बाद इसमें एक अपमूव फिर से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। ओके, ठीक है। इस बीच बैंक्स में, बैंक इंडेक्स में आप देखें तो पिछले कुछ मिनटों में वहां तेजी बढ़ी है। इंडसइंड बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो और फॉर दैट मैटर एसबीआई भी, इन सब में मूव्स देखने को मिली हैं। चंदन, इस वक्त कौन सा बैंक लार्ज कैप स्पेस से आपको पसंद आता है प्लस करने के लिए? अगर बुलिश व्यू बैंक निफ्टी पर है तो क्या स्ट्रेंथ और एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर से, प्राइवेट स्पेस बैंक्स में या फिर एसबीआई जैसे काउंटर से मिल सकती है? बिल्कुल, हम कंपैरेटिवली निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी पे यहाँ पे पॉजिटिव बायस रख रहे हैं। 42,000 के सपोर्ट से कहने की 42,750 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। अब बैंकिंग दिग्गज की बात करें तो बिल्कुल एचडीएफसी बैंक ने इस पूरी तेजी को लीड किया है। हालांकि कल डिप था बट वापस डिप पे सपोर्ट इंटेक्ट है। मेरे हिसाब से 1645 1650 का सपोर्ट वो फर्म रहेगा, वापस यहाँ पे 1720 तक के लेवल को प्ले करने के लिए। एसबीआई भी हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि 500 के सपोर्ट से हर बार घूमता है, इस बार भी ऐसा हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट 532 पे बन रहा है, ऊपर में 560 के टारगेट के लिए। तो एचडीएफसी बैंक और एसबीआई एक प्राइवेट में और एक पीएसयू बैंक में यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर पोजीशनड है स्विंग और मोमेंटम को प्ले करने के। ठीक है, ऑलराइट। तो एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक आपको यहाँ पसंद आता है। इस बीच जो मिड कैप स्पेस से इस वक्त अच्छी खासी तेजी आपको दिख रही है, बड़े प्राइस गेनर्स जो आपको और फार्मा जैसे काउंटर्स में, ल्यूपिन जैसे काउंटर्स में दिख रहे हैं, फार्मा स्पेस में, केमिकल स्पेस में आपको पीआई इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको जुबिलेंट फूड में तेजी दिख रही है। तो मिड कैप में एक अच्छा एक्शन दिख रहा है। फार्मा के कुछ काउंटर्स, ल्यूपिन हो, औरोबिंदो फार्मा हो, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मूव दिख रहा है। कुछ मिड कैप स्पेस से या फिर मिड कैप फार्मा से कोई स्टॉक आपके रडार पर आ रहा है, या फिर मिड कैप अभी थोड़ी देर पहले पीआई इंडस्ट्रीज को भी हम डिस्कस करते हैं, वो भी आप चूज कर सकते हैं। प्रियंका, यहाँ पे आपने जो स्टॉक्स बताए उनमें से एक नाम जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है औरोबिंदो फार्मा। अच्छा खासा मोमेंटम है, हल्का सा ओवरहीटिंग के पास है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन ना इनिशिएट करें। अगर बाय करते हैं तो भी बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, दैट्स मच प्रूडेंट स्ट्रेटजी, मच मोर प्रूडेंट स्ट्रेटजी। 560 का आपका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करें तो स्टॉप लॉस रहेगा। 590 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन मिड कैप स्पेस से एक दो नाम जो मेरे रेडार पे आ रहे हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया है, विच इज तेजस नेटवर्क। स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में है एंड एवरी डे हम इसमें फॉलो थ्रू बाइंग आते हुए देख रहे हैं। अब ये 650 655 के जो जोन्स हैं इनके आसपास आ चुका है।
वॉल्यूम एक्शन भी हमें कुछ दिन पहले अच्छा खासा देखने मिला था। सो ऑल इन ऑल सेटअप पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। तेजस नेटवर्क में एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ पे 675 का आपका टारगेट रहेगा, 645 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो दूसरा स्टॉक है दैट इज भारत वायर। अब देखिए इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम काफी समय से चला आ रहा है और अभी भी हमें फॉलो थ्रू देखने मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन में चला गया था, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली थी, बट 157 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन था उसको आज क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से भारत वायर भी आपके रेडार पे होना चाहिए। यहाँ पे 155 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आप 165 और 172 के लेके चल सकते हैं। ठीक है, भारत वायर इंटरेस्टिंग स्टॉक है। लेके आइए उषा मार्टिन को भी, इनके कजिन नहीं है। सेम प्रिसिशन वायर कंपनी, बहुत बढ़िया डिमांड है और बहुत कम कंपनीज हैं जो इसमें अच्छा काम कर रही हैं। भारत वायर तो अभी रिसेंट आईपीओ है, लेकिन उषा मार्टिन इस स्पेस की एक पुरानी दिग्गज कंपनी है। डायरेक्टर साहब, अगर आप उषा मार्टिन का स्टॉक ला सकें, आपको एक साल का चार्ट लेके आइएगा उषा मार्टिन का। किरण, आपने ये चार्ट देखा है, जरा चेक करके बताएंगे? सो डेली चार्ट के ऊपर उषा मार्टिन की अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक बड़ा सा टाइम करेक्शन जोन था, उसमें से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। 160 का लेवल था, वो 160 के लेवल के पास ब्रेकआउट देने के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में मल्टीपल हाइज 220 230 के आसपास बने। वहां से स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मोड के अंदर है, लेकिन अदरवाइज अब लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो काफी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव टोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से डेली चार्ट या तो लोअर टाइम फ्रेम चार्ट है, वहां पे हम एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं। सो चांसेस है कि ये स्टॉक में थोड़ा एक करेक्शंस आए 200 के लेवल तक। दैट वुड बी द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से। सो उषा मार्टिन के अंदर जिनके पास है वो 200 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कोई भी डिप आता है अगर 200 205 तक के बीच में, तो एक फ्रेश बाइंग डेफिनेटली हम इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस 200 के नीचे का हमें मेंटेन करना है, और जो रेजिस्टेंस जोन हम देख रहे हैं 230 का, जैसे 230 का लेवल क्रॉस होगा हम इसमें 300 तक के लेवल देख सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, जब तक 200 का लेवल नहीं टूटता है डेफिनेटली इसमें लॉन्ग इनिशिएट किए जा सकते हैं। तो हो गया आपका उषा मार्टिन, बढ़िया स्टॉक है और इसके अंदर पीएमएस एक्टिविटी काफी हाई है। अगर आप देखें लेटेस्ट एक्शन तो आपको नजर आएगा। अभी थोड़ा सा साइडवेज है, बट भारत वायर्स और उसी सीन का स्पेस का स्टॉक है। अभी फोकस हो रहा है आईटीसी पे। आईटीसी पे क्यों फोकस हो रहा है? स्टॉक तो बहुत मजबूत है, क्या बात है इसमें? बात इसमें यह है कि एक बार डबलर होके जब बहुत मीम स्टॉक्स बन गए थे, स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। 10-15-20 रुपए के बैंड में ये 3-4 महीने, 6 महीने का ग्राफ दिखाई डायरेक्टर साहब, आपको नजर आएगा कि एक टाइट रेंज में चल रहा है। कल इसने अपना 400 रुपए का लेवल क्रॉस किया, अभी भी करीब वहीं पे अटका हुआ है। लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि क्या इसमें एक नया राउंड शुरू हो रहा है, नया राउंड जो पिछले 1 साल में डबल हुआ, क्या ये नया अपमूव शुरू हो रहा है? तो अगर हो रहा है ये, तो आपको नजर आएगा कि ये अच्छा पोजिशनल प्ले बन सकता है। छोटी पोजीशन एफएनओ में लेके राइड कर सकते हैं आप, या आप डिलीवरी में लेके चल सकते हैं। रीजंस क्या हैं इसके रिबाउंड के और इसकी जो रीरेटिंग हुई है, हम कौस्तुभ पावस्कर के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले विनी, जो स्पेस बहुत अच्छी तरह देखती हैं, सम ऑफ पार्ट्स और वैल्यूएशन पर नजर डालेंगी आईटीसी के। विनी? एब्सोल्युटली। आईटीसी के पहले तो वैल्यूएशन की बात करें, हम लोग जानते हैं कि आईटीसी का जो वैल्यूएशन है उसके पीयर्स के मुताबिक काफ़ी ही सस्ते पे है। ओनली 23-25 टाइम्स पे अभी भी चल रहा है उनका वैल्यूएशन कंपेयर टू HUL, नेस्ले। तो चीप वैल्यूएशंस तो ऑलरेडी ही चल रहा है। उसके अलावा जो पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं कंपनी के लिए, वन तो वहाँ पे कंपनी ने काफ़ी स्टेडी ग्रोथ, रेजिडेंट ग्रोथ देखी हुई है, डबल डिजिट ग्रोथ उनके FMCG बिजनेस में। सिगरेट बिजनेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ा बिजनेस है कंपनी के लिए, तो वो सिगरेट बिजनेस में भी देखें तो वहाँ पे भी ग्रोथ काफी अच्छी है और एक्सपेक्टेड है कि Q4 में भी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। आगे जाते हुए मार्जिन रिकवरी भी अच्छी दिखेगी यहाँ पे भी उनको। तो यस, ये पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं बिजनेस फ्रंट पे। होटल बिजनेस उनका काफी अच्छा कर रहा है, पेपर बोर्ड बिजनेस भी एक्सेलरेटेड ग्रोथ वहाँ पे भी दिख रही है। तो काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स उनके बिजनेस फ्रंट पे भी है। उसके अलावा टैक्सेशन काफी स्टेबल रही है अभी तक। लास्ट 5 साल में देखें तो जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज है वो स्टेबल है, तो वो सपोर्ट करती है आईटीसी को, बिकॉज टैक्स अगर इंक्रीज होता है तो उनके सिगरेट बिजनेस में इम्पैक्ट आती है। और ओवरऑल ये
कर्ब कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, जो इलिसिट सिगरेट बिजनेसेस है उनको स्टॉप कर रहा है। तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव बन जाता है आईटीसी के सिगरेट बिजनेस के लिए। उसके अलावा जो एसओटीपी वैल्यूएशंस की बात करें, करंटली जो सिगरेट बिजनेस है उसको मार्केट दे रहा है अराउंड 58% ऑफ द टोटल वैल्यूएशन है वो सिगरेट बिजनेस के लिए जा रहा है। उसके अलावा 26% जो है वो जाता है एफएमसीजी बिजनेस के लिए, और बाकी सब जो बिजनेसेस है, होटल्स, पेपर बोर्ड, आईटीसी, इन्फोटेक, उनकी जो वैल्यूएशंस है वो रेंज हो रही है अभी 2% से 2 टाइम्स से 7 टाइम्स की रेंज तक है। तो यस 7% की रेंज तक है। तो ये इंपॉर्टेंट एसओटीपी वैल्यूएशन है। मेन वैल्यूएशन तो जाता है सिगरेट बिजनेस को, जो अभी वैल्यू कर रहा है मार्केट उनको 58% पे। ऑलराइट, शुक्रिया विनी, ये सारी की सारी हमें डिटेल समझाने के लिए, ये एसओटीपी वैल्यूएशन समझाने के लिए, और आईटीसी के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कौस्तुभ भी बने हुए हैं, एफएमसीजी को एक्सटेंसिवली वो देखते हैं शेर खान से। कौस्तुभ, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आईटीसी की हम अभी एसओटीपी वैल्यूएशन जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें सबसे बड़ी जो पार्ट ऑफ द रेवेन्यू है और बड़ा मल्टीपल भी आता है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। दूसरे नंबर पर आपके एफएमसीजी, होटल और पेपर बिजनेस आता है। आपको सबसे बड़ी री रेटिंग या फिर बड़ी वैल्यूएशन कौन से बिजनेस से, कौन से सेगमेंट से लगती है, जो नंबर्स में भी आगे रिफ्लेक्ट हो सकती है? देखिए, 3 बिजनेसेस है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आईटीसी के लिए काफी अच्छे करेंगे। 3 या 4 बिजनेसेस, जिसमें मेन जैसे विनी ने कहा कि सिगरेट बिजनेस है जो अच्छा खासा रिकवर हुआ है पिछले 3 क्वार्टर्स में। अगर हम देखेंगे कि सिगरेट वॉल्यूम्स हैव नाउ क्रॉस द प्री कोविड लेवल, और जो वॉल्यूम ग्रोथ मोमेंटम है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन हुआ है। और पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस ऑन सिगरेट स्टेबल रखे हैं, तो उसके कारण ITC is gaining shares compared to the illicit cigarette. So वो एक important factor है, और हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा सिगरेट बिजनेस के लिए, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ वुड बी over the period of time would be somewhere it be mid to high single digit with 1-2% realization growth आ सकता है। दूसरा फैक्टर है नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस। तो हमने देखा कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये बिजनेस कंसिस्टेंटली 15-20% के ग्रोथ के लेवल में ग्रो कर रहा है, और उसका मेन कारण यही है कि बिजनेस अच्छा खासा स्केल हो रहा है। कंपनी ने काफी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांड करे। तो जैसे जैसे ये जो न्यू कैटेगरीज है, न्यू प्रोडक्ट्स स्केल पे आते हैं, ग्रोथ लेवल अच्छा हो जाता है। और हमने ये बिजनेस की खास बात देखी कि उसके एबिटा मार्जिन्स भी अगर देखेंगे कि एबिटा मार्जिन्स हैव ऑलमोस्ट नाउ रीच टू अराउंड 10%, जो अराउंड 4-5% है। जो मार्केट में एक कंसर्न है कि नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस का मार्जिन्स बढ़ेगा कि नहीं, बट पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि इसका एबिटा मार्जिन्स भी लगातार इंप्रूव होते जा रहा है, और जो एक्सपेक्टेशन है कि इन द कमिंग ईयर्स ये एबिटा margins of non-cigarette FMCG business will continue to improve and it will cross that 10% level. Another key factor जो मुझे लग रहा है होटल बिजनेस, जो अगले 2 साल के लिए काफी अच्छा करने वाला है because of the industry tailwind. So because of the high room demand which is going to be continue to remain higher compared to supply जो मार्केट में आ रहा है, तो ऑक्यूपेंसी रेट आपके अच्छे रहेंगे, एवरेज रूम रेंटल्स भी काफी अच्छा रहेगा, तो ये बिजनेस भी काफी अच्छा करेगा ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। एंड पेपर बोर्ड पैकेजिंग बिजनेस जो कंसिस्टेंटली अगर हम देखेंगे तो ग्रो कर रहा है डबल डिजिट्स में, उसका मार्जिन्स भी अच्छा खासा ग्रो है। तो ये 4 बिजनेस जो है वो अच्छा कर रहा है आईटीसी के लिए, और उसके कारण अगर हम देखेंगे कि अर्निंग ग्रोथ भी कंपेयर टू अदर एफएमसीजी कंपनीज हैव बीन क्वाइट गुड for past 3 quarters, and we believe that it will continue to sustain. So I believe that ITC, considering its attractive valuation and जो growth prospects है near term, it is one of the best picks in the FMCG space, especially in the large cap FMCG space, because we expect that ये का performance जो दिखा रहा है वो बरकरार रहेगा coming quarters में। एब्सोल्युटली परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। इंडस्ट्री ग्रोथ की कौस्तुभ आपने बात की, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉफ्टनिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस एक बड़ा ट्रिगर रहा। रूरल डिमांड भी यहाँ पर जो अपटेक होती हुई नजर आ रही है, धीरे धीरे मोमेंटम बेस्ड कामकाज वहाँ से शुरू हो रहा है या कंजम्पशन बढ़ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। री-रेटिंग की आपने बात की, सेगमेंट में होटल, पेपर, सिगरेट और एफएमसीजी, लेकिन आईटीसी क्या अपने पीयर्स के मुकाबले वैल्यूएशंस के लिहाज से क्योंकि अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या वन साइड अप मूव दिखाएगा, और प्योर वैल्यूएशन के लिहाज से किस तरह से, किस कैटेगरी में आईटीसी को आप रखते हैं?
देखिए, अगर हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे ना, तो आईटीसी का वैल्यूएशन अभी 23-24 टाइम्स पे चल रहा है FY 24 अर्निंग्स। सो मुझे लग रहा है कि अगर हम लार्ज पीयर्स की बात करेंगे जैसे HUL, नेस्ले, उनके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है। तो कंसीडरिंग द परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि आईटीसी का वैल्यूएशन यहाँ से भी इम्प्रूव हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल में अगर कंपनी एक सस्टेन परफॉर्मेंस अगर करेगा ऑल इट्स बिजनेस फंडामेंटल्स पे, तो आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू डू वेल। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी वैल्यूएशंस इम्प्रूव हो सकते हैं। तो हमारा टारगेट प्राइस है 450 फॉर आईटीसी, बट वी बिलीव दैट एक अच्छा स्टॉक है फ्रॉम 1 ईयर पर्सपेक्टिव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। निफ्टी का आपका टारगेट रहेगा कौस्तुभ? ऑलरेडी अच्छी खासी मूव डबल हो चुका है स्टॉक पिछले कुछ क्वार्टर्स में ही, और अब यहाँ से और चाल ऊपर की बनती है क्योंकि बाजार वैल्यू देगा इसके नॉन सिगरेट बिजनेस को भी, और सिगरेट बिजनेस में तो अच्छी वैल्यू है ही। टैक्सेस भी काफी सपोर्टिव, टैक्स स्ट्रक्चर भी बहुत सपोर्टिव है। शुक्रिया कौस्तुभ आज समय देने के लिए। चलिए एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं आईटीसी पर। कुश है हमारे साथ। कुश, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आईटीसी। चलिए कुछ और स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ मिनटों में निफ्टी तो इनफैक्ट अपनी गेन्स को लूज किए हैं, वीक हुआ है, और ड्रैग थोड़ा कहीं ना कहीं आपको काउंटर्स लाइक आईटी काउंटर्स लाइक टेक महिंद्रा, उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज इस वक्त वीक दिख रहा है। आईटी में ही आपको टीसीएस वीक होते हुए दिख रहा है, विप्रो वीक है, बजाज फाइनेंस से वीकनेस आ रही है, और साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे काउंटर्स में भी इस वक्त वीकनेस है। स्ट्रेंथ आपको, जिस तरह की सुबह किरण भी बात कर रहे थे, सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी पर वैल्यू ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ स्ट्रेंथ बड़ी होगी। लेकिन क्या पावर स्टॉक्स में एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स अब वापस आ रहे हैं? पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स चल रहे थे। एनटीपीसी में पिछले कुछ मिनटों में खरीदारी बढ़ी है। ये स्टॉक है जिस पर बेट करेंगे आप कुछ? एनटीपीसी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। एक रैली आई थी, उसके बाद जो हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, उसके बाद स्टॉक रिवाइव नहीं कर पाया है इन अ मीनिंगफुल वे। हालांकि एक सपोर्ट जोन जो है इसका 168 165 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट ये आज की जो रिबाउंड देख रहे हैं, ये 3 से 4 दिनों का जो शार्प फॉल आया है उसके बाद के डेड कैट बाउंस है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा आईटीसी में। इसके मुकाबले कोल इंडिया जो आपने सुझाया, ये काफी स्ट्रांग है, और आज इसने अपने 225 227 के जो रेजिस्टेंस जोन है उनको क्रॉस किया, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें मोमेंटम जो है ये और बढ़ सकता है। सो कोल इंडिया लुक्स स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू एनटीपीसी। इंडिया एनटीपीसी के मुकाबले इस वक्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन बाजार में इस वक्त इंडेक्सेस को देखेंगे गिरावट निचले स्तरों से। तो सारे के सारे इंडेक्स में, निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप में हम देख रहे हैं करीब 50 से लेकर 100 अंकों की जो ऊपरी स्तरों से गिरावट इस वक्त नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी अब भी अपने आप को संभालने की कोशिश में, लेकिन लाल निशान में सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स को भी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव है। हालांकि निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन जरूर नजर आ रहा है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो, कंजम्पशन अब भी बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं, और आईआरसीटीसी जिसको थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया, रेलवे कैटेगरी के स्टॉक में इसमें एक अच्छा मूव नजर आ रहा है। किरण, इंडिगो के चार्ट्स को एक बार चेक कीजिए। इंडिगो के चार्ट्स में पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम बेस बाइंग आती हुई नजर आ रही है। इसमें प्राइस भी बढ़ रही है और वॉल्यूम्स में भी इजाफा देखने को मिला। इस वक्त हम देख रहे हैं बढ़त के साथ करीब आधे से 1% तक की तेजी। क्या चार्ट्स को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए या फिर यहाँ पर कोई ट्रेड्स भी बनते हैं? ये 100% मेरे हिसाब से इंडिगो के चार्ट्स के ऊपर जिस तरह का पैटर्न हम देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा गैप रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस जब क्रॉस होगा तो उसके बाद हम एक अच्छा सा अपमूव देख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर किसी को करंट मार्केट प्राइस से लेना है तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 1910-1900 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा है बिकॉज हाई बीटा स्टॉक है, और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, आपको इतना स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना है, तो मेरे हिसाब से 1970 का लेवल आप वेट कीजिए। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है तब आप एंट्री लीजिए, तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1950, और जैसे ही 1970 का लेवल क्रॉस होता है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 2050-2070 तक के टारगेट देख सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न है मेरे हिसाब से। करंट मार्केट प्राइस है या तो 1970 के ऊपर डेफिनेटली इंडिगो लॉन्ग बनता है।